चैप्टर 601 स्ट्रेंज पेशेंट। रात के समय एक मैजिक ट्रिक के लिए हो रहे शोर शराबे के बीच लुमियन ने अपने हाथ में मौजूद कैंडिड वाइन खत्म की और एक स्मिर्क के साथ बार से बाहर निकल गया। वो पहले से ही और की कल्पना कर सकता था। अगर वो आसपास होती तो ताना मारते हुए कहती, तुम बहुत बेकार हो। तुम सच में गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल एक मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए कर रहे हो। उन पियक्कड़ों को असली चीज से धोखा दे रहे हो। क्या ये तुम्हारा प्रैंक है? तुम्हें पक्का बहुत मजा आ रहा होगा। लुमियन ने खामोशी से जवाब दिया, ऐसे कामों के लिए सुपर पावर्स और गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी का इस्तेमाल करना बजाय की लड़ाई के, क्या यही तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या ये वही खुशी और फ्यूचर नहीं है जिसके लिए तुम तरसती थी? कॉरिडोर में केरोसिन वॉल लैंप्स की रोशनी में लुमियन ने चरमराते फर्श पर कदम रखा और शांत खाली माहौल में अपने फर्स्ट क्लास स्वीट की ओर बढ़ गया। दीवारों के दोनों तरफ से कभी कभी खर्राटों और कराहने की आवाजें आ रही थीं। सीढ़ियों के पास एक कमरा खुला था जिसमें आग की मध्यम पीली रोशनी झलक रही थी। जैसे ही लुमियन वहां से गुजरा, उसने अपना सिर घुमाया और कमरे के अंदर दीवार पर गहराई से उकेरे गए सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ को देखा, जो अर्थ मदर को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें गेहूं की बालियों, फूलों, झरने के पानी और अन्य सिंबल्स के बीच एक साधारण इन्फेंट को दिखाया गया था। सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ के सामने ब्राउन क्लर्जीमैन के रोब में एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 30 साल से कम थी, भौहें साफ थीं और हल्की भूरी दाढ़ी थी। एक मोटी किताब पकड़े हुए वो कमरे के अलग अलग हिस्सों में बैठे पुरुषों और महिलाओं को उपदेश दे रहा था। लुमियन जानता था कि ये एक प्रेयर रूम था, जो एक छोटे मोबाइल कैथेड्रल जैसा था, जिसमें एक डेडिकेटेड क्लर्जीमैन इंचार्ज था। उन देशों में जो केवल एक ही भगवान को मानते थे, लंबी दूरी के जहाज़ों या स्टीम लोकोमोटिव्स पर यह आम बात थी। वे विश्वासियों के लिए शांति से प्रार्थना करने और उपदेश सुनने की ज़रूरत को समझते थे। लुमियन, जो अब हाईलैंडर समझ सकता था, उसने इन शब्दों को याद किया, लाइफ का कीमती आलिंगन, हार्वेस्ट की ग्रेस। अपनी नजरें हटाते हुए वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ और एक एक कदम कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसी समय लुगानो ने लुडविग के सफर का इंतजाम खत्म ही किया था कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन है? लुगानो हैरान और उत्सुक था। ये उसका एम्प्लॉयर नहीं हो सकता था। उनके पास चाबी थी और वे सीधे दरवाजा खोल लेते। इसके अलावा रात के करीब 11 बज रहे थे। इस वक्त कौन मिलने आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महिला ने डेक पर मेरी डींगे मारते हुए सुन लिया हो, मुझ पर विश्वास कर लिया हो और एक सुखद रात बिताने आई हो? जैसे ही लुगानो कल्पनाओं में डूबने लगा, उसे एक कमजोर मर्दानी आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ डॉक्टर लुगानो से मिलने आया हूँ। डॉक्टर की तलाश? लुगानो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने तेवर चढ़ाए। फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक आदमी खड़ा था जो एक मोटे ट्वीड कोट में लिपटा हुआ था, जो लुगानो की लिनेन शर्ट और पतली पैंट के बिल्कुल विपरीत था। लुगानो ने विजिटर को गौर से देखा। मैं लुगानो हूँ। क्या बात है? उस आदमी का चेहरा पीला था, आंखें काली थीं, जिनमें बहुत कम जीवन दिख रहा था। हालांकि वो जवान था, अपनी शुरुआती 20 की उम्र में, लेकिन उससे एक बेजान आभा निकल रही थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कमजोरी से कहा, तुम मुझे एनियो कह सकते हो। मैंने सुना है कि तुमने डेक पर कई लोगों की बीमारी के असली कारण का पता लगाने और उनकी स्थिति में तेजी से सुधार करने में मदद की है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इलाज करो। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए पैसे हैं। उस आदमी की बीमार हालत देखकर लुगानो ने आह भरी और जवाब दिया, अंदर आओ। अपनी आवाज़ धीमी रखो। जैसा कि तुम जानते हो, मैं एक प्रोमिनेंट फिगर का प्राइवेट डॉक्टर हूँ। उन्हें अजनबी लोगों का डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। एक बार जब एनियो सोफे पर बैठ गया, तो लुगानो ने आदत के मुताबिक अपनी बात की मिस्टिकल डायग्नोसिस को छिपाने के लिए उसकी कंडीशन के बारे में पूछताछ की। तुम्हारी बॉडी के साथ क्या दिक्कत है? एनियो कहने से पहले एक पल के लिए रुका। आधा महीना पहले से मैं ठंड और कमजोरी के प्रति सेंसिटिव हो गया हूँ। भूख नहीं लगती, बहती नाक, बार बार खांसी और मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मम? लुगानो ने सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे को थपथपाया, जैसे कि पेशेंट की कहानी के महत्व पर विचार कर रहा हो। असल में उसने अपने स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करने के मौके का फायदा उठाया, ताकि दूसरी पार्टी की ईथर बॉडी के रंग, चमक और मोटाई से उसकी बीमारी का पता लगा सके। एक सरसरी नज़र के साथ लुगानो लगभग अपनी खाल से बाहर कूद गया। क्या मेरे सामने बैठा पेशेंट अभी भी जिंदा है? लुगानो की आंखों में एनियो की ईथर बॉडी को ढकने वाली वो सफ़ेद चमक, जो ओवरऑल बैलेंस का संकेत देती थी, एक उदास ग्रे ब्लैक रंग में बदल गई थी। ये उसकी गंभीर बीमारी का एक भयानक संकेत था, जो मौत के कगार पर डगमगा रहा था। फिर भी ये वो रेवलेशन नहीं था जिसने लुगानो को हैरान और घबराया हुआ छोड़ दिया।
जिस चीज़ ने सचमुच उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर दी वो थी ऑरेंज ग्लो, जो एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन और अन्य वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को सिंबलाइज करता था। वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। चमक का कोई निशान नहीं बचा था, जो उनके फंक्शंस के पूरी तरह बंद होने का संकेत दे रहा था। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला पीला रंग, हार्ट और रेगुलेटरी सिस्टम को दिखाने वाला हरा रंग और गले और नर्वस सिस्टम के हिस्से को दिखाने वाला नीला रंग सब फीके पड़ गए थे और अपनी चमक खो चुके थे। एनियो के बचे हुए रंग उसके अंगों पर लाल और उसके सिर की सतह पर बैंगनी थे। इस डायग्नोसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि एनियो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दिल शांत था, पेट सुप्त था और इंटरनल ऑर्गन्स ने अपने फंक्शंस छोड़ दिए थे। फिर भी वो अभी भी सोच सकता था, हिल सकता था और बोल सकता था। सन ऑफ ए बिच, ये मॉन्स्ट्रोसिटी कहाँ से आई? लुगानो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड पेशेंट का सामना करते हुए अंदर ही अंदर शाप देने लगा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वो उस पल से डर रहा था जब दूसरा अचानक कह दे, डॉक्टर मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपनी खाल उधार दे दो। डॉक्टर मुझे भूख लगी है, मुझे अपना पेट और आते उधार दे दो। लुगानो की चुप्पी को देखते हुए एनियो ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर मैं किस बीमारी से जूझ रहा हूँ? बीमारी? लुगानो खुद से ही मन में बुदबुदाया, इससे बाहर निकलो। तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर चुका है। बहते खून की कमी स्वाभाविक रूप से एक चिलिंग सेंसेशन लाती है। जिनके पेट काम नहीं कर रहे उन्हें निश्चित रूप से भूख नहीं लगेगी। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में दौड़े, लुगानो ने एक पल के लिए सोचा और डिक्लेयर किया, तुम्हारी हालत गंभीर है। मुझे निष्कर्ष निकालने के लिए और एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। क्या तुम कल सुबह आ सकते हो? उससे पहले मुझे रिसर्च के लिए तुम्हारा थोड़ा खून निकालना होगा। कोई बात नहीं। लुगानो में एनियो के विश्वास की कमी के बावजूद उसने अपना दाहिना हाथ इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ाया कि कुछ न करने से कुछ कोशिश करना बेहतर था। ज़रूरी टूल से लैस होकर लुगानो ने एक सुई, रबर की नली और कांच की ब्लड कलेक्शन बॉटल का इस्तेमाल करके एनियो के शरीर से कुछ खून निकाला। उनके काले रंग के बावजूद उसने देखा कि एक बेसिक वाइटैलिटी अभी भी मौजूद थी। इसके बाद उसने एनियो के दिल की धड़कन सुनी और हल्की लेकिन मौजूद धड़कन डिटेक्ट की। अजीब है, लुगानो ने कंसल्टेशन और प्रिस्क्रिप्शन के मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी हथेली पर एक हल्की रोशनी डाली, जिससे एनियो को एक साधारण ट्रीटमेंट मिला। एनियो का उत्साह बढ़ गया और ताकत की एक झलक लौट आई। थैंक यू डॉक्टर, आपका मसाज और मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। एनियो एक खुशमिजाज चेहरे के साथ स्वीट से चला गया। पिछले जितने भी डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया था उनमें से किसी ने भी उसकी हालत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं किया था। इस बार उसने दक्षिण की ओर सेल करने का इरादा किया था ताकि ट्रीटमेंट के लिए अर्थ मदर के हेडक्वार्टर के लिए एक स्टीम लोकोमोटिव लिया जा सके। हैरान होकर लुगानो ने एनियो को जाते हुए देखा। जल्द ही उसका एम्प्लॉयर वापस आ गया। उसने लुमियन को एनकाउंटर के बारे में जल्दी से बताया और अंत में कहा, मैंने उसका खून सुरक्षित कर लिया है। क्या आप सच जानने के लिए किसी को डिवाइन कर सकते हैं? डिविनेशन? लुमियन हंसा जब उसने खून से भरी बोतल ली और लुडविग के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक घूंट लो और देखो कि तुम क्या नॉलेज हासिल कर सकते हो। लुमियन ने बोतल लुडविग को थमा दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि शोषण का कोई भी रास्ता हाथ से न निकले। लुडविग का एक्सप्रेशन शांत रहा, जैसे कि सोते समय दूध पी रहा हो। उसने बिना पलक झपकाए बोतल का लिक्विड पी लिया। लुगानो चकित था, उसकी आंखों में सरप्राइज और कंफ्यूजन झलक रहा था। खून चखने के बाद लुडविग एक पर्याप्त गति से बोला, पेट गायब, छोटी और बड़ी आंत गायब, फेफड़े गायब, लिवर और पैनक्रियाज गायब। यह एक मृत व्यक्ति के समान है जो बने रहने के लिए मिस्टिक फोर्सेस पर निर्भर है। वो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा। क्या? लुगानो ये देखकर दंग रह गया कि लुडविग ने न केवल इंसान का खून पिया बल्कि सीधे चेहरे के साथ गंभीर फैसले भी सुनाए। वो ये जानकर भी हैरान था कि एनियो में सचमुच उन ऑर्गन्स की कमी थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये सिर्फ संबंधित फंक्शन का नुकसान है। लुडविग के अनुसार क्या एनियो अनिवार्य रूप से एक मुर्दा आदमी नहीं था? वो किस चीज़ से टकरा गया था? हमें क्या करना चाहिए? लुगानो लुमियन की ओर मुड़ा। लुमियन धीरे से हंसे बिना नहीं रह सका। हम क्या कर सकते हैं? कैप्टन, शिप के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या प्रेयर रूम के प्रीस्ट का पता लगाओ और इस मामले की रिपोर्ट करो। वे इसे संभाल लेंगे। लुगानो ने सिर हिलाया और टेंटेटिवली पूछा, लेकिन क्या इससे मेरा एक बियॉन्डर के रूप में खुलासा नहीं हो जाएगा? उन्हें बताओ कि तुम लुई बेरी के सर्वेंट हो, लुमियन ने शांति से सलाह दी। ठीक है। लुगानो एक सर्वेंट बनने के साथ ठीक था। एक पल के विचार के बाद उसने उलझन में पूछा, क्या आपने रात में कोई अजीब आवाज़ सुनी? मुझे कभी कभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा?
लुमियन ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा। मैंने इसे नहीं सुना। लुगानो ने ऊंची आवाज में सोचा, क्या इस फ्लोर पर कोई बच्चा रो रहा है? फिर उसने लुमियन की ओर देखा। क्या मैं अभी कैप्टन को ढूंढूं? लुमियन की आंखें टिमटिमाईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह। ठीक है। लुगानो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उसने ऐसी अजीब समस्या को सुलझाने से पहले भोर और सूरज की रोशनी का इंतजार करना बेहतर समझा। रात में इसकी रिपोर्ट करने से उसे एक आने वाली अनपेक्षित घटना का एहसास हुआ। सूरज ने सुरक्षा का एक आश्वस्त करने वाला एहसास प्रदान किया। लुमियन ने सवाल नहीं किया या आगे की सलाह नहीं दी। वो अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ और सोने चला गया। हालांकि नींद उससे दूर रही। इसके बजाय उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, किसी चीज की उम्मीद करते हुए। एक अनिश्चित अवधि के बाद लुमियन को एक हल्की चरमराहट सुनाई दी। कमरों में से एक का दरवाजा धीरे से खुला। लुमियन तेजी से उठ बैठा, शांति से दरवाजे के पास गया और उसे थोड़ा सा खोला। उसने एक फिगर को लुगानो के सर्वेंट रूम से इत्मीनान से बाहर निकलते देखा। वो लुगानो था जिसने लिनन शर्ट पहनी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अजीब तरह से खाली और अनफोकस्ड थीं। उसका चेहरा एक्सप्रेशन से रहित था, जैसे कि नींद में चल रहा हो। लुगानो स्वीट के दरवाजे की ओर बढ़ गया। चैप्टर 602 सर्जरी। लुगानो की आंखें खुली रहीं जब उसने स्वीट का दरवाजा खोला। उसकी नज़र खाली थी। वो सुनसान कॉरिडोर में कदम रखा, जहां केवल टकराती लहरों की आवाज़ गूंज रही थी। इस समय नाइट ड्यूटी पर तैनात नाविक को छोड़कर हर कोई गहरी नींद में था। लुगानो आगे बढ़ा। उसके आसपास के केरोसिन वॉल लैंप्स एक ईथर ग्लो बिखेर रहे थे जो बढ़ती डार्कनेस के साथ मिल रहा था। वो फ्लोर के अंत में पहुंचा और एक गहरे लाल रंग के लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और अंदर के अंधेरे ने रोशनी के हर निशान को निगल लिया। लुगानो ने खाली चेहरे के साथ उस अंधेरे को पार किया और कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे वो लाल दरवाजा एक अदृश्य ताकत द्वारा बंद कर दिया गया। ये एक स्वीट था। लिविंग और डाइनिंग एरिया अंधेरे में डूबे हुए थे। वहां कैंडल लाइट की कोई रोशनी नहीं थी। मध्यम क्रिम्सन मूनलाइट पर्दों से छनकर आ रही थी, जिससे बहुत कम विजिबिलिटी मिल रही थी। डाइनिंग टेबल पर दो धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक उम्रदराज लग रहा था, जिसके बाल ज्यादातर सफेद थे और गहरी नीली आंखें थीं जो रात को सोखती हुई लग रही थीं। उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियों के बावजूद उस बुजुर्ग की स्किन अच्छी तरह से मेंटेन की गई थी और उसने एक ढीला डार्क ब्लैक रोब पहना हुआ था। उसके बगल में एनियो खड़ा था, वही भूरे बालों और भूरी आंखों वाला पेशेंट जो उस रात लुगानो के पास आया था। उसका पीला चेहरा बेजान था। उसकी खाली नज़र सादी मेज पर टिकी थी। लुगानो, जैसे कि नींद में चल रहा हो, एनियो के बगल में खड़ा हो गया। वो असामान्य रूप से शांत था। ढीले काले रूप वाले बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और एनियो पर अपनी नजरें टिका दी। वो पेशेंट डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, उस पर चढ़ा और पूरी तरह से स्थिर लेट गया। उस गोरे बुजुर्ग ने एक तेज स्कैल्पल निकाला और एनियो का ट्वीड कोट, कश्मीरी स्वेटर और सूती शर्ट खोली। उसने उस्तरे जैसी तेज ब्लेड को एनियो की छाती पर दबाया, जिससे मांस की परतों को काटते हुए एक चीरने वाली आवाज निकली और एक लंबा घाव बन गया। जैसे ही एनियो की छाती और पेट की कैविटी क्रिम्सन मूनलाइट के सामने खुली, वहां एक खालीपन दिखाई दिया। कोई पेट नहीं, कोई फेफड़े नहीं, कोई छोटी या बड़ी आंत नहीं, लिवर या किडनी भी नहीं। केवल एक कमजोरी से धड़कता हुआ चमकदार लाल दिल था, जिससे कुछ खून की नसें बाहर निकल रही थीं। एक तेज मूवमेंट के साथ काले रोब वाले उस बूढ़े आदमी ने स्कैल्पल चलाया और जैसे ही उसने नीचे दबाया, उसका दूसरा हाथ हल्की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। आंखों से ओझल होने वाली तेज रफ्तार के साथ उसने अपने बाएं हाथ में अभी भी धड़कते हुए दिल को बाहर निकाल लिया। एनियो की छाती और पेट अब खाली थे। वहां केवल कुछ खून न बहने वाली नसें दिख रही थीं। उस बूढ़े आदमी ने एक जोरदार दबाव के साथ घाव को बंद कर दिया और इसे एक टिमटिमाती रोशनी से सील कर दिया। एनियो का पेट अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, बिना किसी निशान के। इस असाधारण प्रोसीजर के दौरान उस स्पेशल पेशेंट की आंखें खुली रहीं, जैसे कि इस सर्जिकल दर्द का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। उसी पल वो डाइनिंग टेबल से नीचे उतरा, दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उस बूढ़े आदमी ने अपना सूटकेस खोला, जिसमें कांच के जार थे, जिनमें पीला एम्बर जैसा लिक्विड भरा था, जिनमें अलग अलग अंग जैसे स्प्लीन, फेफड़े, लिवर, किडनी, पेट और आंतें तैर रही थीं। इन चीज़ों को डाइनिंग टेबल पर एक खास क्रम में रखते हुए उस अभी भी धीरे धीरे धड़कते हुए लाल दिल के चारों ओर काले रोब वाले बूढ़े आदमी ने एक कदम पीछे लिया। उसने एक प्राचीन, दुर्भावनापूर्ण, फिर भी अजीब तरह से परिचित भाषा में कुछ दोहराया। जैसे ही वो अनजाना बड़बड़ाना गूंजा, वे इंटरनल ऑर्गन्स एक अदृश्य ताकत के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उनकी फाइनल पोजीशंस अलग अलग थीं, जो एक खड़े इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स की तरह लग रही थीं।
दिल, लिवर, स्प्लीन, फेफड़े और किडनी ने एक साथ हल्की चमक छोड़ी, जिससे डाइनिंग टेबल पर एक आकृति उभरने लगी। इसमें सिर, हाथ पैर या हड्डियां नहीं थीं, बस एक शरीर का सार था जो और स्पष्ट होता जा रहा था। एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, जो मध्यम थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। हालांकि वो शरीर विकृत हो गया, छटपटाया और अंत में बिखर गया। काले रोब वाले बूढ़े आदमी ने अफसोस के साथ आह भरी। अजीब बात थी कि उसकी आंखों के कोनों की झुर्रियां काफी कम हो गई थीं और उसके ज्यादातर सफेद बाल हल्के सुनहरे रंग में बदल गए थे। पल भर में ही वो 7 या 8 साल छोटा दिखने लगा। अपनी अच्छी स्थिति को महसूस करते हुए बुजुर्ग ने अपना ध्यान लुगानो की ओर लगाया। लुगानो, जैसे कि उसे बुलाया गया हो, डाइनिंग टेबल के पास आया और खुली आंखों के साथ इंतजार करते हुए लेट गया। उस बुजुर्ग ने लुगानो की लिनेन शर्ट के बटन खोले, स्कैल्पल उठाया और इशारा किया जैसे कि तय कर रहा हो कि चीरा कहाँ लगाया जाए। अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा। वो लाल दरवाजा झटके से खुला और दीवार से जा टकराया। क्रिम्सन लपटें तेजी से उठी, कमरे को रोशन कर दिया, दीवारों और छत पर चढ़ती गईं और उस जगह को एक उग्र नर्क में बदल दिया। लुमियन, जिसके काले बाल, हरी आंखें थीं और जिसने एक सुनहरी घास की टोपी, सूती शर्ट, काला बनियान और काली पैंट पहनी थी, दरवाजे पर प्रकट हुआ और स्वीट में दाखिल हुआ। उसने शांति से काले रोब वाले बूढ़े आदमी को संबोधित किया। क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरा सर्वेंट है? बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने लुगानो की गर्दन की ओर स्कैल्पल चलाने की तैयारी की। हालांकि उसका दाहिना हाथ हिलने से इनकार कर गया, जैसे कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर की ओर खींच रखा हो। उठती हुई क्रिम्सन लपटों के बीच लुमियन रुका। उसने काम करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह जिज्ञासा के साथ बोला, वो सर्जरी काफी दिलचस्प थी, इंसान को जिंदा रखते हुए उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकालना, भले ही वो धीरे धीरे मर रहा हो। और तुमने उन ऑर्गन्स का इस्तेमाल एक रिचुअल के लिए किया, खुद को फिर से जवान बनाने के लिए। इस बीच तुम लगभग एक अजीब लाइफ फॉर्म को पैदा करने वाले थे। उस बुजुर्ग की गहरी नीली आंखों में हैरानी झलक उठी। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम अभी अभी अपने सर्वेंट का पीछा करते हुए नहीं आए हो? और तुमसे पहले यहाँ कोई नहीं आया था? लुमियन ने धीरे से ठहाका लगाया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी के कुछ घंटे बचे हैं। क्या इन लहरों में कुछ देखना इतना आसान नहीं है? लुमियन के कॉन्फिडेंस, यकीन, सहजता और दुश्मनी की कमी को महसूस करते हुए वो बुजुर्ग अपनी बात कहने से पहले थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। लाइफ सबसे कीमती है, इसलिए लाइफ सबसे बेहतरीन सैक्रिफाइस और इंग्रेडिएंट बन जाती है। उसने सर्जरी या रिचुअल के बारे में डिटेल्स बताने से परहेज किया, इसके बजाय अपनी फिलॉसफी और उस सच के बारे में बताने को चुना जिसे वो खोज रहा था। एक ही समय में जीवन की प्रशंसा और निंदा करना। लुमियन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसे ये धुंधली तरह से लेडी मून, मैडम नाइट और ग्रेट मदर के आशीर्वाद की याद दिला रहा था। डाइनिंग टेबल के पीछे खड़े उस काले रोब वाले बुजुर्ग को ध्यान से देखते हुए लुमियन ने उसके जेंडर की पुष्टि करने के बाद अपनी अचानक हुई एंग्जाइटी को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया। डाइनिंग टेबल पर स्थिर पड़े लुगानो को देखते हुए लुमियन ने लापरवाही से पूछा, तुमने मेरे सर्वेंट को कैसे कंट्रोल किया? उस बुजुर्ग ने लुमियन को एक भेदने वाली नजर से देखा, जैसे कि उसके इरादों की गहराई को टटोल रहा हो। उसने विचार किया, सच का उपदेश देने या इस समस्या को खत्म करने के लिए टकराव मोल लेने के फैसले को तौलते हुए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो एक गूंजती हुई आवाज में बोला, वह ग्रेट मदर का ब्लेस्ड है। उसने सन ऑफ गॉड की चीखें सुनी। ग्रेट मदर? लुमियन की खोपड़ी इस शब्द को सुनकर सिहर उठी। अगर गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी ना होती तो लुमियन ने उस बुजुर्ग को रिएक्ट करने या सफाई देने का मौका दिए बिना ही एक बड़ा हमला बोल दिया होता। चाहे जो भी हो, भले ही वो उस बुजुर्ग को खत्म कर देता, स्पिरिट चैनलिंग अभी भी एक विकल्प था। इसके अलावा उस बुजुर्ग को लुडविक को खिलाया जा सकता था। हालांकि लुगानो को ग्रेट मदर का ब्लेस्ड बताने पर लुमियन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। उसे यकीन था कि लुगानो इंसान था और उसके खून में कुछ भी असामान्य नहीं था। सोलो मोटल में लुगानो के घायल होने के बाद जेना ने उसका बिखरा हुआ खून इकट्ठा किया था और लुमियन के निर्देशों के अनुसार मैजिक मिरर डिविनेशन किया था। पल भर में लुमियन ने उस बुजुर्ग की बात का असली मतलब समझ लिया। क्या प्लांटर पाथवे के बियॉन्डर्स सभी ग्रेट मदर के ब्लेस्ड हैं? अर्थ मदर कहाँ खड़ी है? प्लांटर चर्च ऑफ अर्थ मदर का मुख्य पाथवे है। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट मदर कई पाथवेज पर राज करती हो, जैसे कि सेलेस्टियल वर्दी और मिस्टर फूल? प्लांटर और सोअर, इन नामों में एक गहरा कनेक्शन है। जैसे ही लुमियन के विचार दौड़ने लगे, उसका फोकस सन ऑफ गॉड के अस्तित्व पर गहरा हो गया। कौरू का खाली पालना और लेडी मून का सम्मानजनक टाइटल जो एक देवता का पोषण कर रही थी, उसके दिमाग में छा गया। लानत है, क्यों ऐसा लगता है कि ग्रेट मदर बच्चों, गॉड के बेटों और शिशुओं से जुड़ी हुई है? क्या उस एंटिटी को संतानों का शौक है? लुमियन ने ऊपर ऊपर से एक मुस्कुराहट दी।
लगता है तुम्हारा सन ऑफ गॉड अभी पूरी तरह से पैदा नहीं हुआ है। ढीले काले रोब वाले उस बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक जोश से भर गया। वो पहले से ही स्पिरिट वर्ल्ड में पैदा हो चुका है, लेकिन उसका असली दुनिया में कदम रखना अभी बाकी है। क्या तुम नहीं देखते? सिर्फ उसका रूप प्रकट करने से ही मैं कुछ साल छोटा हो गया हूँ। अगर वो सचमुच पैदा हो गया तो मैं तुरंत अपनी जवानी वापस पा लूंगा। पता नहीं तुमने किस शैतानी चीज को आजाद कर दिया है, लुमियन ने आलोचना करते हुए कहा। तुम सन ऑफ गॉड की बॉडी को जीवन के सिर्फ इस टुकड़े से आकार देने का प्लान बना रहे हो? वह बुजुर्ग दंग रह गया। ये ग्रेट मदर के रेवलेशन द्वारा दिया गया एक रिचुअल है। यह निर्विवाद रूप से इफेक्टिव है। लुमियन मुस्कुराया। वह एनियो निश्चित रूप से एक साधारण इंसान है। रिचुअल के असर अच्छे नहीं होंगे। अगर वो एक मजबूत लाइफ फोर्स वाला बियॉन्डर होता तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। बुजुर्ग ने अनजाने में सहमति जताई। बिल्कुल। इसीलिए मेरा इरादा तुम्हारे सर्वेंट के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करने का था। इस मोड़ पर बुजुर्ग रुका और लुमियन को एक शक भरी नजर से देखा। एक चमकती मुस्कुराहट के साथ लुमियन ने प्रस्ताव दिया, क्या तुमने कभी अपने खुद के इंटरनल ऑर्गन्स का सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचा है? अगर तुम खुद को सैक्रिफाइस के तौर पर पेश नहीं करते तो तुम ग्रेट मदर के प्रति अपनी भक्ति और सन ऑफ गॉड के प्रति अपना सम्मान कैसे दिखाओगे? चिंता मत करो, सन ऑफ गॉड तुम्हें फिर से जिंदा कर देगा और तुम्हें जवानी प्रदान करेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लुमियन के दाहिने हाथ में एक गहरे हरे रंग की रोशनी जम गई। वो डार्क ग्रीन लाइट एक बीम में बदल गई, बूढ़े आदमी की छाती से टकराई और ढीले काले रोब में समा गई, सूरज की रोशनी की तरह जिसे रोका न जा सके। पहले से ही 7 से 8 साल छोटा दिख रहे उस बूढ़े आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और उसकी स्किन का हर इंच पिघलने के लक्षण दिखाने लगा। उसका ऑरा तेजी से कम होने लगा। साथ ही उसके शरीर से एक जबरदस्त लाइफ फोर्स का विस्फोट हुआ। पिघलती स्किन के नीचे मांस और खून तड़पने लगे, उस म्यूटेशन का विरोध करते हुए। काले रोब वाले बूढ़े आदमी की आंखें काली पड़ गईं और वो अचानक ओझल हो गया। एक पल में डाइनिंग टेबल के पास मौजूद आर्मचेयर से एक धुंधला चेहरा उभरा जो भूरी लकड़ी के साथ मिल रहा था और धीरे धीरे साफ होने लगा। उसी समय क्रिम्सन फ्लेम्स से भरी छत से आग की एक बौछार नीचे गिरी जिसने आर्मचेयर को भिगो दिया और तेजी से उसे जला दिया। इससे पहले कि वो भूरा चेहरा पूरी तरह से साकार हो पाता, वो भड़कती लपटों की चपेट में आ गया और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद लुमियन ने उस काले रोब वाले बुजुर्ग को अपनी नजरों और सेंस से खो दिया। आसपास का मुआयना करते हुए लुगानो, जो डाइनिंग टेबल पर लेटा था, अचानक उठ बैठा और नीचे कूद गया। वो एक भटकते हुए ज़ॉम्बी की तरह खाली आंखों से लुमियन को घूरने लगा। लुमियन धीरे से हंसा, अपना दाहिना हाथ उठाया और लुगानो की ओर इशारा किया। इस जेस्चर के साथ उसकी आंखों में चमक के कण टिमटिमाए जैसे कि ब्रह्मांड नीचे उतर आया हो। लुगानो ने खुद को एक खाली रात के आसमान में पाया जो टिमटिमाते सितारों से घिरा हुआ था। वो घबराहट में जमीन पर खड़ा रहा। बिना किसी अगली कार्रवाई के वो एक ऐसी मशीन जैसा लग रहा था जिसने अपनी एनर्जी और कंट्रोलर खो दिया हो। अपने सर्वेंट को शांत करने के बाद लुमियन ने एक बार फिर अपने आसपास का मुआयना किया। फिर भी उसकी आंखें बहती और जलती हुई क्रिम्सन फ्लेम से भरी थीं और काले रोब वाले बुजुर्ग की आकृति पकड़ में नहीं आ रही थी। लुमियन का चेहरा शांत रहा जब उसने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैलाईं और उन्हें मुट्ठी में भींच लिया। उसका शरीर अचानक भारी हो गया और उसके आसपास की लपटें उसकी ओर एक नदी की तरह बढ़ने लगीं जो समुद्र में मिल रही हो, जिसे एक अदृश्य बल द्वारा खींचा जा रहा हो। बोतलें, शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऑर्गन्स और कमरे की हल्की चीजें लुमियन की ओर उड़ने लगीं। दरवाजे के पास लकड़ी के कोट रैक पर काले रोब वाले बुजुर्ग की ट्रांसपेरेंट आकृति उभरी जिसे एक अनदेखी ताकत ने बाहर खींच लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो लुमियन की ओर खिंचाव का विरोध नहीं कर सका। ये बाड़ में फंसी लकड़ी के टुकड़े या तेज हवा में फड़फड़ाते पतले पत्ते जैसा था। लुमियन का बायां हाथ पहले से ही ऊपर उठा हुआ था और उसकी हथेली में मौजूद क्रिम्सन लगभग सफेद फ्लेम उस जबरदस्त सक्शन फोर्स के तहत तेजी से सफेद हो गई जिससे एक छोटा सा गोला बन गया। कंप्रेस्ड व्हाइट हॉट फायरबॉल्स की परतें छोड़ दी गईं और वो भारी और डरावनी सक्शन फोर्स खत्म हो गई। पा काले रोब वाला बुजुर्ग आखिरकार फर्श पर आ गिरा। उसकी नजर पूरी तरह से उस जलते हुए सफेद फायरबॉल में समा गई थी। रंबल। वो धधकती सफेद फायरबॉल उस बियॉन्डर से टकराई जो वो डरावनी सर्जरी और अजीब रिचुअल कर रहा था। धमाके की आवाज दूर तक गूंजी, लेकिन कमरे को घेरे हुए अंधेरे ने उसे दबा दिया जिससे वो बाहर नहीं फैल सकी। इतने भीषण विस्फोट के बावजूद जहाज पर किसी को भी कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं हुआ। रंबल। काले रूप वाले बुजुर्ग का शरीर उस विनाशकारी विस्फोट से चिथड़े चिथड़े हो गया। लाश के अनगिनत टुकड़े तुरंत जलकर राख हो गए या तेज लपटों की चपेट में आ गए जो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के हर कोने में बिखर गए।
स्पिरिट चैनलिंग की सुविधा और लुडविग के सपोर्ट के साथ लुमियन गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी और उससे मिलने वाली लगभग डेमीगॉड लेवल की पावर का आनंद ले रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुश्मन किस रूप में बदल सकता है। अविश्वसनीय। क्या डेमीगॉड होना ऐसा ही होता है? भले ही ये सिर्फ एक इल्यूजन हो। दुख की बात है कि यह सुबह 6 बजे के बाद नहीं टिकेगा। लुमियन ने आह भरी और अपनी नजर जलती हुई लाश के टुकड़ों पर डाली। एक त्वरित मुआयने से पता चला कि काले रोब वाले बुजुर्ग का मांस तेजी से जल गया था या राख में बदल गया था। ये ऐसा था जैसे किसी ज्वालामुखी विस्फोट के मैग्मा से पाला पड़ा हो। कुछ ही सेकंड में कमरे में केवल दिल, लिवर, स्प्लीन, फेफड़े, किडनी, आंतें और पेट बचे रह गए, साथ ही एक भूरा सफेद आधा जला हुआ दिमाग। वह क्या? अपने पैरों से भी लुमियन बता सकता था कि कुछ गड़बड़ थी। दिमाग को छोड़कर दुश्मन के अवशेष सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स थे। वो डरावनी सर्जरी जो उसने अभी पूरी की थी, उसमें किसी के इंटरनल ऑर्गन्स निकालना शामिल था ताकि वे ऐसे जिएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही उसने जो अजीब रिचुअल किया था, उसमें सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के पूरे सेट का इस्तेमाल किया गया था। सारे इंटरनल ऑर्गन्स लुमियन के लिए इनके बीच कनेक्शन जोड़ना मुश्किल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी के इंटरनल ऑर्गन्स पहले निकाले गए हों और वो दूसरों के इंटरनल ऑर्गन्स जोड़कर जिंदा बचा हो और एक बियॉन्डर बन गया हो? इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन अल्केमी? अगर ये सच है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स किसने लिए? लुमियन ने खामोशी से सोचा। उसकी आंखों के सितारे तेजी से ओझल हो गए और लुगानो असली दुनिया में वापस आ गया। 4 से 5 मीटर की दूरी से लुमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे आसानी से घुमाया। स्मैक। लुगानो ने अपने चेहरे पर एक अदृश्य बल का प्रभाव महसूस किया। एक अचानक झटके के साथ उसकी आंखों से वो खालीपन धीरे धीरे साफ हो गया। पहली चीज जो लुगानो को दिखी वो थी उसके चारों ओर गिरती क्रिम्सन लपटें जो किसी बड़ी तबाही से पहले ही बुझ रही थीं। फिर उसने शरीर के जले हुए हिस्से, बिखरे हुए इंटरनल ऑर्गन्स, लाइट एम्बर लिक्विड से भरे कांच के जार और उनमें भीगे हुए ऑर्गन्स देखे। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? क्या ये कोई नाइटमेयर है? जैसे ही ये विचार लुगानो के मन में आया, उसके एम्प्लॉयर लुई बेरी की छवि काले बाल और हरी आंखों के साथ उसके सामने प्रकट हुई। सन ऑफ ए बिच, इस सपने ने तो अनपेक्षित मोड़ ले लिया। लुगानो कांप उठा और अनजाने में पूछा, क्या हुआ? लुमियन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, तुमने अभी किस सपने का अनुभव किया? कौन सा सपना? लुगानो ने अपने जागने की पुष्टि की और याद किया, मैंने अपने बचपन का सपना देखा था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे डिनर के लिए घर आने के लिए कह रही थी। वो मेरे होम टाउन की एक लोरी भी गा रही थी। उन्हें गए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। मैं दरवाजे की ओर चलता रहा लेकिन मैं उन तक नहीं पहुँच सका। उसी पल लुगानो को एहसास हुआ कि ये उनका स्वीट नहीं था। वो सदमे में चिल्लाया, क्या हुआ? एक मुस्कुराहट के साथ लुमियन ने जवाब दिया, तुम आधी रात तक सोए और अचानक यहाँ तक चलकर आ गए। एक बूढ़े आदमी का तुम पर ऑपरेट करने, तुम्हारी किडनी निकालने और धीरे धीरे तुम्हें एनियो जैसा पेशेंट बनाने का प्लान था। लुगानो ने जितना सुना उतना ही उसे डर लगने लगा। पहले उसने सोचा था कि एनियो जैसा कोई व्यक्ति जिसने अपने अधिकांश इंटरनल ऑर्गन्स खो दिए थे, वो अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है, भले ही वो कमजोर हो रहा हो। अब उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी वैसी ही स्थिति में पहुंचने के कितना करीब था। हिस। लुगानो ने गहरी सांस ली और घबराहट के साथ पूछा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? बस यही बचा है। लुमियन ने जमीन पर पड़े इंटरनल ऑर्गन्स और भूरे सफेद आधे जले हुए दिमाग की ओर इशारा किया। लुगानो को आह भरने का मौका दिए बिना लुमियन ने निर्देश दिया, लुडविग को यहाँ लाओ। ये उसके मिडनाइट स्नैक्स का भी लगभग समय था। लुगानो तेजी से स्वीट से बाहर निकल गया। वो लुमियन के साथ साउदर्न कॉन्टिनेंट आने के फैसले के लिए आभारी था, वरना वो कहीं और ऐसी स्थितियों के रहमो करम पर होता। लुगानो का मानना था कि इस मामले का लुमियन से कोई लेना देना नहीं था। उसने ये खुद पर बुलाया था। अगर ये ट्रियर होता तो उसका सामना किसी ऐसे ही पेशेंट से हो सकता था जिसने इंटरनल ऑर्गन्स खो दिए हों। लुमियन ने उसे जाते हुए देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी ठुड्डी सहलाई। नाकाम रिचुअल से निकलने वाली उस बच्चे की चीखें सुनने मात्र से प्लांटर पाथवे के बियॉन्डर्स सोने और स्लीप वॉकिंग की स्थिति में आकर ऑर्डर मान सकते हैं। क्या ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया? ये प्लांटर पाथवे पर एक एब्सोल्यूट सप्रेशन है। मैं एक ऐसी ही घटना समझ सकता था अगर वो रिचुअल सफल हो जाता और चाइल्ड ऑफ गॉड का सचमुच जन्म होता। फिर भी एक फेल्ड प्रोडक्ट होने के बावजूद ये पहले से ही इतना पावरफुल है। अपनी रेंज की लिमिटेशन के बावजूद ये अभी भी भयानक है। क्या कोई ऐसी मुख्य वजह है जो मैं नहीं जानता?
इसके अलावा क्या केवल प्लांटर या सोअर पाथवे के बियॉन्डर्स ही चाइल्ड ऑफ गॉड की चीखें सुन सकते हैं? क्या एपोथेकेरी पाथवे, जो प्लांटर पाथवे के साथ इंटरचेंज हो सकता है, वो भी इसे सुन सकता है? लुमियन के विचारों के बीच लुगानो लुडविग को स्वीट में ले आया। इस खौफनाक मंजर का सामना करते हुए लुडविग ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उबासी ली। खाना कहाँ है? लुमियन ने कोई तुरंत रिक्वेस्ट नहीं की। इसके बजाय वो लुगानो की ओर मुड़ा। दरवाजे पर पहरा दो। खून पीने वाली घटना के पिछले अनुभव के साथ लुगानो धुंधली तरह से अंदाजा लगा सकता था कि क्या होने वाला है। उसकी हिम्मत सीधे सामना करने की नहीं हुई। लुमियन के निर्देश सुनते ही उसने राहत की सांस ली और कॉरिडोर की ओर भागा। अपने पीछे वो लाल दरवाजा बंद कर दिया। तभी लुमियन ने जमीन पर बिखरे हुए इंटरनल ऑर्गन्स की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें मेरे लिए इसे रोस्ट करने की जरूरत है? लुडविग ने लुमियन पर एक नजर डाली। क्या तुम्हें ये बुरा नहीं लगता? ये सब इंसान के ऑर्गन्स हैं। लुमियन ने धीरे से ठहाका लगाया। मेरी नजरों में ये पहले से ही एक मॉन्स्टर के अंदरूनी हिस्सों के बराबर है। फिर उसने खुद को कमतर दिखाने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, वैसे भी क्या बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को सीधे कंज्यूम करना किसी को खाने के बराबर नहीं है? लुडविग खामोश रहा और कुछ कदम किनारे चला गया। वो नीचे बैठा, बूढ़े आदमी का दिल उठाया, उसे अपने मुंह में ठूसा और चबाने लगा। उसके मुंह के कोने से क्रिम्सन ब्लड धीरे धीरे टपक रहा था। लुमियन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, धैर्यपूर्वक लुडविग के अपना खाना खत्म करने और उसे पचाने का इंतजार करने लगा। 7 से 8 मिनट के बाद लुडविग ने अपने कोट की जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और अपना मुंह पोंछा। ये इंटरनल ऑर्गन्स अलग अलग लोगों के हैं। कुछ बियॉन्डर्स हैं, कुछ साधारण लोग हैं, कुछ बूढ़े, कुछ टीनेजर्स। वहाँ ह्यूमन रिफाइनमेंट के निशान हैं। लाइफ का ऑरा काफी मिक्स्ड और इम्प्योर है। वे रिफाइनर द्वारा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस किए जाएंगे। रिफाइन होने के बाद व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो इससे गुजरा है। उसके पास अतीत की पूरी यादें होती हैं। ये ऐसी चीज है जिसे एक साधारण शरीर को रिफाइन करके हासिल नहीं किया जा सकता। वो एनियो के पीछे जहाज पर आया था, इस उम्मीद में कि बाकी बचे ऑर्गन्स निकालकर रिचुअल को पूरा कर लेगा, इससे पहले कि एनियो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लुडविग ने उस नॉलेज और यादों को एक सीधे लहजे में सुनाया जो उसने एब्जॉर्ब की थी। चैप्टर 604, स्कूल ऑफ गॉड्स डिसेंट। क्रिम्सन मून की रोशनी में लुडविग ने, जिसने 2 पीस पायजामा सेट और एक छोटा कोट पहना था, उन यादों और नॉलेज को सुनाया जो उसने काले रूप वाले बुजुर्ग के आधे जले हुए दिमाग और इंटरनल ऑर्गन से हासिल की थी। उसने ये सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया, जैसे कि कोई इमोशनलेस टाइम रिपोर्टिंग मशीन हो। केवल दिमाग उसका है। उसका नाम प्रिंस्पिनो है। अपनी ढलती उम्र और कमजोर शरीर के कारण उसने मिस्टिसिज्म की गहराई में जाने की कोशिश की। अनजाने में उसने ग्रेट मदर का ध्यान अपनी ओर खींचा और गुप्त नॉलेज का खजाना हासिल किया और एक बियॉन्डर में बदल गया। ये सुनकर लुमियन मजाक और डर के मिले जुले भाव के साथ बुदबुदाया, ग्रेट मदर का ध्यान मिलने के बावजूद क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ? क्या तुम सच में ग्रेट मदर के फॉलोअर हो? लुडविग आगे बोला, मुझे यकीन नहीं है कि प्रिंस्पिनो ने अपने इंटरनल ऑर्गन्स कब खोना शुरू किए। मैं उससे जुड़ी सटीक नॉलेज और यादों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसी तरह वो समय जब वो एक ह्यूमन रिफाइनमेंट प्रोडक्ट बना, वो भी अज्ञात है। उसकी फिलॉसफी ये है, मानवता जो कभी ग्रेट मदर की सबसे पसंदीदा और गौरवशाली संतान थी, उनसे अलग होने के कारण मूर्खता, बुढ़ापे और कमजोरी का शिकार हो गई। केवल ग्रेट मदर के डिवाइन बेटे को दुनिया में उतारने की अनुमति देकर ही मानवता को बचाया जा सकता है। वे पैरामिटा में प्रवेश कर सकते हैं और अपना ओरिजिनल रूप वापस पा सकते हैं। जब समय आएगा, ग्रेट मदर उस असली दुनिया में वापस आ जाएंगी जिस पर वे शासन करती हैं। ग्रेट मदर के लिए शी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि प्रिंस्पिनो जैसे व्यक्तियों की नज़र में प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना अभी भी फेमिनिन मामले हैं। एक माँ को शी ही होना चाहिए। ये नाइट स्टॉकर्स से अलग है। लुमियन ने लुडविग की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। लुडविग ने शांति से प्रिंस्पिनो की कोशिशों और उसकी कुछ एबिलिटीज के बारे में बताया। चाइल्ड ऑफ गॉड के जन्म के लिए खास बॉडी की जरूरत होती है जो अलग अलग लोगों के इंटरनल ऑर्गन से बनी हो। ये पूरा डिसेंट रिचुअल नहीं है, इसमें एक जरूरी कंपोनेंट की कमी है। प्रिंस्पिनो के पास पावरफुल सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज हैं। ह्यूमन रिफाइनमेंट के प्रोडक्ट के रूप में वो कई बियॉन्डर पावर्स के प्रभाव से सुरक्षित है। वो अप्रत्यक्ष रूप से उन इंसानों को कंट्रोल कर सकता है जो चाइल्ड ऑफ गॉड द्वारा करप्ट किए गए हैं, या उन खास पाथवे बियॉन्डर्स को जिनका स्पेशल पेशेंट्स के साथ सीधा कॉन्टैक्ट रहा है। इसकी रेंज 100 मीटर है और उनका अनकॉन्शियस होना जरूरी है। ये सुनकर लुमियन को अचानक एपोथेकेरी पाथवे के सीक्वेंस 7 वैम्पायर की याद आई। ऐसे बियॉन्डर्स के पास जबरदस्त सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज होती थीं और वे अपने मैरियोनेट्स जैसे ब्लड स्लेव्स बना सकते थे। लुमियन ने लुडविग को बीच में टोकने से परहेज किया और धैर्यपूर्वक आगे की डिटेल्स का इंतजार करने लगा।
वो सर्जरी में माहिर है और दूसरों को सीधे ठीक कर सकता है। वो एक ऐसा रिचुअल जानता है जिससे इंसान बिना इंटरनल ऑर्गन्स के भी कुछ समय तक जिंदा रह सकता है। वो छिपने के लिए पेड़ों और लकड़ी की चीजों के साथ मर्ज हो सकता है, एक मजबूत शेल हासिल कर सकता है और डिटेक्शन से बच सकता है। वह क्रिएचर्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसमें चूहे, पिस्सू, खटमल, फंगस और विभिन्न पौधे शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। हालांकि यह उसकी वाइटैलिटी को सोख लेता है। उसकी वाइटैलिटी को एक असफल चाइल्ड ऑफ गॉड डिसेंट रिचुअल के माध्यम से फिर से भरा जा सकता है। हर 9 रिचुअल्स के बाद इंटरनल ऑर्गन्स के एक बैच को बदलने की जरूरत होती है। वो दूसरों पर श्राप भी डाल सकता है, शैतानी क्रिएचर्स को बुला सकता है और कुछ घिनौनी आर्ट्स के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। जैसे ही लुडविग ने बात खत्म की, लुमियन को एहसास हुआ कि प्रिंस्पिनो की बियॉन्डर पावर्स काफी विविध थीं। उसके पास आंशिक रूप से वैम्पायर की एबिलिटीज थीं और उसमें अर्थ पाथवे के प्लांटर, डॉक्टर और अन्य सीक्वेंसेस के कुछ गुण भी थे। साथ ही उसके पास डार्क आर्ट्स की भी थोड़ी समझ थी, जिन्हें करने के लिए वो अपनी वाइटैलिटी खर्च करता था। ये एपोथेकेरी, प्लांटर और हेरेटिक स्पेलमास्टर पाथवेज के मेल जैसा है, फिर भी ये पूरी तरह वैसा नहीं है। क्या ऐसा कोई वरदान मौजूद है? ग्रेट मदर सचमुच इन 3 पाथवेज के शिखर पर राज करती हैं। लुमियन ने लुडविग का हाथ पकड़ने और स्वीट से बाहर निकलने से पहले कुछ देर विचार किया। उसने दरवाजे पर तैनात लुगानों को निर्देश दिया, प्रेयर रूम से प्रीस्ट को बुलाओ और उन्हें उन सभी जरूरी डिटेल्स के बारे में बताओ जिनके बारे में तुम जानते हो। अपना निर्देश देने के बाद लुमियन ने आगे जोड़ने से पहले थोड़ा सोचा, पहले कैप्टन का पता लगाओ, फिर प्रीस्ट को ढूंढो। ठीक है, लुगानों ने अनजाने में सहमति जताई और पूछा, और आप? जाहिर है कि मैं वापस सोने जा रहा हूँ। अगर उन्हें मुझसे मिलना हो तो वे कल सुबह तक इंतजार कर सकते हैं। लुमियन ने लापरवाही से इशारा किया और मध्यम रोशनी वाले कॉरिडोर से लुडविग को उसके स्वीट की ओर ले गया। क्या केवल मैं ही इसके लिए जवाबदेह हूँ? लुगानो ने खुद से सोचा। उसने अचानक देखा कि वो स्वीट की दहलीज पर अकेला खड़ा है और उसके चारों ओर बिखरे हुए इंटरनल ऑर्गन्स हैं। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जिसने उसे कैप्टन के कमरे की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ... 10 मिनट बाद काले रोब वाले उस बूढ़े आदमी के स्वीट के अंदर मोन्सराट नाम के प्रीस्ट और कैप्टन पेड्रो ने लुगानो की डिटेल्ड कहानी सुनते हुए स्थिति का बारीकी से मुआयना किया। घबराते हुए लुगानो ने उनके सामने खुलासा किया कि वो एक बियॉन्डर था, प्लांटर पाथवे का एक डॉक्टर। एनियो ने उसकी असाधारण स्किल्स के कारण उसे खोजा था। बाद में देर रात के दौरान उसने एक स्लीपवॉकिंग एपिसोड का अनुभव किया। जब वो स्वीट में पहुंचा तो उसने अपने इंटरनल ऑर्गन्स को लगभग निकला हुआ पाया। सौभाग्य से उसके एम्प्लॉयर ने उसे बचा लिया। पूरी कहानी के दौरान लुगानो ने केवल लुडविग द्वारा खून पीने वाली बात छिपाई, बाकी सब कुछ बता दिया जो वो जानता था। पेड्रो, जो एक सुंदर भूरी दाढ़ी वाला कैप्टन था, उसने मजाक के अंदाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने इस स्वीट में एक पैसेंजर को मार दिया हो और जानबूझकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ वहाँ बिखेर दिए हों ताकि हमें धोखा देने के लिए एक डरावनी वॉरलॉक कहानी गढ़ी जा सके? लुगानो पल भर के लिए अवाक रह गया। वाकई इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता था। फादर मोन्सराट ने, जिन्होंने ब्राउन क्लर्जीमैन के कपड़े पहने थे, अपना सिर हिलाया। एनियो की फिजिकल कंडीशन की पुष्टि करने के बाद हम इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। मैं सहमत हूँ। कैप्टन पेड्रो ने अपनी दाढ़ी सहलाई और लुगानो की ओर देखा। आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है? लुई बेरी, लुगानो ने सच्चाई से जवाब दिया। लुई बेरी? पेड्रो की आंखें सिकुड़ गईं। वो एडवेंचरर जिसने डेमन वॉरलॉक लुई बेरी का शिकार किया था? मोन्टसेराट की आंखें थोड़ी फैल गईं। वही जो पोर्ट सांता में चर्च के साथ मिलकर उन शैतानी ताकतों को गुप्त रूप से नाकाम करने के लिए काम कर रहा था, जो सी प्रेयर रिचुअल में बाधा डाल रही थी। एडवेंचरर लुई बेरी? क्या मेरे बॉस की शोहरत इतनी ज्यादा है? क्या चर्च ऑफ अर्थ मदर ने सभी क्लर्जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि लुई बेरी एक दोस्त और सहयोगी है? हाँ, यह जहाज पोर्ट सांता से रवाना हुआ था। जहाज पर मौजूद प्रीस्ट को सबसे पहले इन्फॉर्म किया गया होगा। लुगानो ने इस बारे में सोचा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके एम्प्लॉयर का नाम इतना प्रभावशाली होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पुष्टि की, वही हैं, एडवेंचरर लुई बेरी। जैसे ही लुगानो ने अपनी बात खत्म की, पूरा जहाज अचानक हवा में उछल गया और दर्जनों मीटर ऊंची लहर की चोटी पर जा टिका। इस घटना के साथ कोई काले बादल या मूसलाधार बारिश नहीं थी और न ही कोई तेज हवा या बिजली कड़क रही थी। पिच ब्लैक लहरों के बीच कई बार उछलने के बाद स्टीमशिप धीरे से समुद्र की सतह पर वापस आ गई, जिससे आसपास का माहौल फिर से शांत हो गया। कैप्टन पेड्रो ने तबाह स्वीट और खिड़कियों का मुआयना किया, फिर लुगानो की ओर मुड़े और गहराई से पूछा, क्या ये आपके एम्प्लॉयर की पावर है? मैंने सुना है कि आज रात बार में कोई सी वेव मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या वो असली लहर थी?
हाँ, हालांकि लुगानो होने वाली घटनाओं के बारे में अनिश्चित था, लेकिन उसने कुदरत की इस पावर के प्रदर्शन का श्रेय अपने एम्प्लॉयर को दिया। उसने आगे जोड़ा, वे अपना ग्रीटिंग भेज रहे हैं। कैप्टन पेड्रो और फादर मोंटसेराट गहरी सोच में डूब गए। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद पेड्रो ने फादर मोंटसेराट को संबोधित किया, जिनकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी। क्या चर्च के पास ऐसी सर्जरी और रिचुअल्स की नॉलेज है? मोंटसेराट ने लुगानो की ओर देखा, ये इशारा करते हुए कि बातचीत को प्राइवेट रखने की जरूरत नहीं है। प्रीस्ट ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा और गंभीर लहजे में कहा, गुमराह मदर बिलीवर्स का एक गुट मौजूद है जो ये तर्क देता है कि मॉडर्न दुनिया की गिरावट और मानवता का पतन मदर से उनके अलगाव का नतीजा है। वे सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड को असली दुनिया में लाने और चाइल्ड ऑफ गॉड की वापसी के माध्यम से मदर के आगमन को आमंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम उन्हें स्कूल ऑफ गॉड्स डिसेंट कहते हैं। यकीन न होने पर लुगानो ने पूछा, आप सिर्फ साधारण लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके चाइल्ड ऑफ गॉड को बुला सकते हैं? हालांकि उसके पास उस खास सर्जरी और रिचुअल के बारे में नॉलेज की कमी थी, लेकिन वो अंदाजा लगा सकता था कि इंटरनल ऑर्गन्स एक जरूरी हिस्सा थे। मोंटसेराट ने स्वीट में बचे हुए इंसानी अंगों पर विचार किया और गंभीरता से जवाब दिया, चाइल्ड ऑफ गॉड मदर की संतान है और इंसान भी मदर गॉडेस की संतान है। क्या इसका मतलब ये है कि मौलिक रूप से कोई भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं है और वे किसी भी कमी को पूरा करने के लिए इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम कर सकते हैं? लुगानो ने प्रीस्ट की बात का सार समझ लिया, ये महसूस करते हुए कि खून की बलि वाले कितने ही रिचुअल्स को इस थ्योरी से समझाया जा सकता है। फादर मोंटसेराट ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और लुगानो की ओर मुड़े। अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि हम यहाँ से कमान संभाल लेंगे। उन्हें आश्वासन दें कि चिंता न करें। बहुत अच्छा, लुगानो ने राहत की सांस ली। ... अगली सुबह लुमियन जल्दी उठा और उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास समुद्र की शक्ति नहीं है जिससे वो गवर्नर ऑफ द सी की अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अपनी लाइट बियर का एक घूंट लिया और मैडम मैजिशियन को लिखना शुरू किया, जिसमें स्कूल ऑफ गॉड्स आर डिसेंट की समस्याओं और स्पिरिट वर्ल्ड में चाइल्ड ऑफ गॉड के कथित जन्म के बारे में विस्तार से बताया। जल्द ही मैसेंजर वापस आया जिसमें मैडम मैजिशियन का जवाब था, स्कूल ऑफ गॉड से डिसेंट का सामना करना, मैं ये पता नहीं लगा पा रही हूँ कि समस्या तुम्हारे साथ है या लुगानो के साथ। सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड पहले ही स्पिरिट वर्ल्ड में पैदा हो चुका है, ये केवल प्रोपेगेंडा है, समझे? चर्च ऑफ द फूल की होली बाइबल जैसा बस सुन लो, लेकिन इसे गंभीरता से मत लो। फिर भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं और वे बढ़ रही हैं। ये असल में कॉर्डू के खाली पालने से जुड़ा है, वो बच्चा जिसे मैडम पुआलिस ने खो दिया था। इसके अलावा विभिन्न सोर्सेस के आधार पर मैडम नाइट फोर्थ इपोक ट्रियर में खत्म नहीं हुई थी। उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जिसने चाइल्ड ऑफ गॉड के मामले को आगे बढ़ाया। उनके अलावा सिनर्स का वॉइसन सैनसन अज्ञात कारणों से फोर्थ इपोक ट्रियर से भागने में सफल रहा। उसका सामना किससे हुआ ये अभी भी अज्ञात है। वॉइसन सैनसन अभी भी जिंदा है? लुमियन पत्र के बीच में इस खुलासे से शुरू में दंग रह गया था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसी पल उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक गूंजी। कौन है? लुमियन ने ये जानते हुए कि बाहर लुगानो था, लापरवाही से पूछा। लुगानो ने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से डरते हुए जवाब दिया, मैंने फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। चैप्टर 605 लिंगरिंग इफेक्ट्स। एक बच्चे के रोने की आवाज फिर से? क्या वो सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड द्वारा परेशान किया जा रहा है? लुमियन ने मैडम मैजिशियन का जवाब पकड़ा, जो अभी अधूरा था, और मजे लेते हुए अपना बैठने का तरीका बदला। उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आ जाओ। लुगानो ने हैंडल घुमाया और सावधानी से दरवाजा खोला। लुमियन के सामने असहज होकर रुक गया। उसकी हरकतें और हाव भाव उसकी घनी भौहों, बड़ी आंखों और चौकोर चेहरे के साथ मिलकर उसे काफी कॉमिकल बना रहे थे। क्या वो दुष्ट वॉरलॉक, वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम प्रिंसपिनो था, पहले ही नहीं मर चुका? मुझे अभी भी एक बच्चे के रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? लुगानो ने चिंता के साथ पूछा। उसके लहजे में घबराहट साफ थी। अभी अभी जागे हुए लुडविग से सलाह लेने के बाद उसे जवाब मिला था कि उसने बच्चे की चीखें नहीं सुनी थीं। लुमियन ने खेल खेल में अपने हाथ में मौजूद लेटर को हिलाया और हंसा। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि जहाज पर प्रिंसपिनो के साथियों के पास भी चाइल्ड ऑफ गॉड को बुलाने का रिचुअल है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लुगानो ने बेसब्री से जोर दिया, क्या है? लुमियन ने डॉक्टर की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद अजन्मे चाइल्ड ऑफ गॉड ने तुम्हें पसंद कर लिया है और वो तुम्हें अपनी सरोगेट माँ के रूप में चुनना चाहता है। इस तरह भले ही प्रिंसपिनो पहले ही मर चुका है, वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारे पास मंडराता रहता है। नॉर्मली उसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। लुगानो ये सुनते ही सिहर उठा। इस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कि वो माँ क्यों है और पिता क्यों नहीं, वो हकलाया, मुझे क्या करना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है।
लुमियन मुस्कुराया। ऐसी परिस्थितियों में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लुगानो को ऐसा लगा जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड किसी भी पल खा सकता है, जिससे केवल एक खाली कैविटी रह जाएगी। बिल्कुल, लुमियन ने रिलैक्स्ड स्टेट में कहा। क्या तुम अभी भी जिंदा नहीं हो? चूंकि तुम मरे नहीं हो, इसका मतलब है कि सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं है। तुम इसे धीरे ले सकते हो। कोई जल्दी नहीं है। ऐसा लगता तो है। लुगानो बातचीत में उलझ गया। उसने सिर हिलाया और कंफ्यूजन में पूछा, क्या प्रॉब्लम के सीरियस होने से पहले मुझे मरना होगा ताकि ये अर्जेंट बन सके? लुमियन हंसा और बोला, नहीं, इसका मतलब है कि जल्दबाजी करने की जीरो ज़रूरत है। अगर तुम पहले ही मर चुके हो तो जल्दी क्या है? क्या मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूँ? शॉर्ट में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुगानो दंग रह गया। हालांकि उसके मन में डाउट्स थे, लेकिन उसके एम्प्लॉयर की जोक्स मारने और प्रैंक्स करने की एबिलिटी ने उसे आश्वस्त कर दिया। जाहिर है, उसका एम्प्लॉयर बच्चे के रोने को एक गंभीर चिंता के रूप में नहीं देख रहा था। तभी लुमियन ने अपना असली स्पेकुलेशन उजागर किया। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है। एनियो के साथ कांटेक्ट होने पर तुम्हें जो करप्शन हुआ था वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और इसकी बहुत संभावना है कि ये नेचुरली गायब ना हो। नतीजतन तुम अभी भी अजन्मे चाइल्ड ऑफ गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाओगे। तो फिर मैं इस करप्शन को कैसे ख़त्म करूं? लुगानो ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और विश्वास किया कि एक समाधान मौजूद है। लुमियन ने तुरंत उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने लुगानो को अपने सामने खड़े रहने दिया और मैडम मैजिशियन के बाकी जवाब को पढ़ा। चाइल्ड ऑफ गॉड और तुम्हारे भीतर सील किए गए ईविल गॉड के एंजल के साथ तुम्हारे लिंक को देखते हुए स्कूल ऑफ गॉड्स और डिसेंट के एक मेंबर से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं है। हालांकि तुम्हारा इंटरप्रेटर और गाइड प्लांटर पाथवे से हैं, इससे दूसरे मुद्दे उठते हैं। तुम्हारे लिए ग्रेट मदर से जुड़े मामलों का सामना करना स्वाभाविक ही है। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, इस पर विचार करो और अपने भीतर पूछताछ करो। मैं तुम्हें चम्मच से जवाब नहीं खिलाऊंगी। कॉन्स्पिरेटर्स को अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये देखकर लुमियन ने बिना एक शब्द कहे लुगानो की ओर देखा। डॉक्टर का शरीर तन गया और उसकी पीठ पर पसीने की एक पतली परत आ गई। क्या क्या कोई और प्रॉब्लम है? लुगानो हकलाया। लुमियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और विचार मग्न होकर बोला, करप्शन को साफ करना मिस्टिसिज्म में एक पूरी तरह से अलग कोर्स है। मुझे जवाब देने से पहले बारीकियों को समझना होगा। इसके महत्व पर जोर देते हुए उसने पूछा, क्या तुमने पहले भी ऐसी ही सिचुएशंस का सामना किया है? जैसे अजीब इन्फेंट क्राइस, जन्म से जुड़ी मिस्टिकल घटनाएं, माताओं के साथ जुड़ी जादू टोना और इसी तरह। लुगानो ने लापरवाही न करने की हिम्मत की। उसे डर था कि अगर करप्शन को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो वो एक बिना अंगों वाला प्राणी बन सकता है। उसने सालों के अपने अनुभवों को बारीकी से खंगाला। एक पल के बाद उसने झिझकते हुए कहा, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि ये रिलेवेंट है या नहीं। ये साफ था कि वो इस मामले पर चर्चा करने में हिचकिचा रहा था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिलेवेंट है या नहीं? लुमियन को प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं थी। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद लुगानो ने अपना गला साफ किया और कहा, क्या मैंने जिक्र नहीं किया था कि मैं एक दोस्त की रेलिक प्राप्त करके ब्यॉन्डर बना था? हाँ, क्या तुमने उस दोस्त का मर्डर किया था? लुमियन ने जानबूझकर पूछताछ की। लुगानो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने सुसाइड किया था। सुसाइड? लुमियन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसे ये मामला दिलचस्प लगा। लुगानो ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक ही बार में सब कह दिया। जब मैं बाउंटी हंटर के रूप में काम करता था तो मैंने स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए डारिएज माउंटेन रेंज में छिपी पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। मैं चीज़ों को इधर उधर ले जाता था जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी। मैंने कुछ वांटेड क्रिमिनल्स को विदेश भागने में भी मदद की। टैंको उनमें से एक था, लेकिन उसका भागना इंटिस से फेना पोटर की ओर नहीं था। इसके बजाय वो फेना पोटर से इंटिस भागा था। आखिरकार उसने पहाड़ियों के बीच एक एकांत घाटी की खोज की और अपना एक खेत बनाया। वो फसलें उगाता था, मवेशियों की देखभाल करता था और अपने आप में रहता था। मैं नियमित रूप से उससे मिलने जाता था, उसे नमक, चीनी, कपड़े और अन्य ज़रूरी सामान सप्लाई करता था। बदले में टैंको ने मुझे मिस्टिक नॉलेज दी। मैंने कभी एक साधारण जीवन जीने की कल्पना नहीं की थी जब मैं वहाँ एडवेंचर कर रहा था और बाउंटी हंटर बन रहा था। मिस्टिसिज्म में मेरे लिए एक मजबूत आकर्षण था और टैंको द्वारा दी गई शिक्षाएं कई बार अमूल्य लगती थीं। टैंको एक पहेली हो सकता था। कभी कभी वो गहरी खामोशी में डूब जाता था। उसका मिजाज पत्थर जैसा सख्त और अडिग हो जाता था, जैसे कि वो अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रहा हो। दूसरी बार वो खुशमिजाज और बातूनी हो जाता था, अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में उत्सुक रहता था। अक्सर वो मदर की शिक्षाओं से भटकने, अंधेरे की गहराइयों में उतरने की बात कबूल करता था।
वो इस बात पर अफसोस जताता था कि वो अपने असली रूप से कितनी दूर चला गया है और उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कभी कभी वो चर्च के बारे में संदेह व्यक्त करता था, उसे धोखा मानता था और दावा करता था कि सच्ची मदर बहुत पहले जा चुकी हैं। उस पल लुगानो टैंको के रहस्यमयी विचारों और स्कूल ऑफ गॉड से डिसेंट की फिलॉसफी के बीच समानताएं देखने से खुद को नहीं रोक सका, जैसा कि फादर मोंटसराट ने बताया था। क्या ये मुलाकात अतीत में बोई गई कोई पूर्व सूचना थी? लुगानो ने एक गहरी सांस ली, अपनी रीढ़ में एक डरावनी सिहरन महसूस करते हुए। उसने अपने शब्द जल्दी जल्दी कहे। पिछले पतझड़ में मैं फिर से टैंको से मिला। हमने उसकी शराब पी और पहाड़ के पार की विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की। अचानक उसने कहा कि वो अपने इस गिरते हुए पापी रूप को और सहन नहीं कर सकता। उसके भीतर गहरा बैठा दानव कंट्रोल हासिल कर रहा था। टैंको इसे पूरी तरह से निगलने से पहले अपनी जान खत्म करना चाहता था। उसकी आखिरी इच्छा? मुझे उसका सामान टोरस पहुंचाना था, जो गैया प्रोविंस की राजधानी है, और इसे चर्च ऑफ अर्थ मदर के एक क्लर्जीमैन को सौंपना था, अधिमानतः एक ब्लेस्ड को। मैं सहमत होने का नाटक किया, उसे इस विचार से बाहर निकाला और सोचा कि उसने ये आइडिया छोड़ दिया है। लेकिन अगली सुबह मैंने उसे उस खेत में मरा हुआ पाया जहां उसने अनाज काटा था। उसके शरीर से सुनहरी गेहूं की बालियां निकल आई थीं। और सुनिए, उसके पास कई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। मैं घबरा गया था। मुझे लगा जैसे मैं किसी मॉन्स्टर से निपट रहा हूँ। अब हम बाउंटी हंटर्स के लिए एक मरा हुआ मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर होता है, वह पैसे का जरिया होता है। हिम्मत जुटाकर मैं टैंको की चीज़ों को खंगालने लगा। मुझे उसके पास एक सुनहरी चीज़ मिली जो अनाज के बीज जैसी थी, लेकिन मुट्ठी के आधे आकार की। टैंको के मिस्टिक ज्ञान के आधार पर मुझे शक हुआ कि ये चीज़ उसकी बियॉन्ड पावर्स की जड़ थी। काफ़ी मनमुटाव के बाद मैंने बहस की कि क्या हमारे एग्रीमेंट पर टिके रहें और इस रेलिक को वापस चर्च को भेज दें। लेकिन अंत में लालच मुझ पर हावी हो गया और मैंने उस चीज़ को निगल लिया। मैं एक दोषी आदमी हूँ, अपना वादा तोड़ दिया। उम्मीद है कि सूरज मुझे माफ़ कर देगा। लुमियन ने खामोशी से सुना। उसके होठों से एक हंसी निकल गई। तुमने इसे बस ऐसे ही खा लिया? लुगानो ने झेंपते हुए मुस्कुराया और समझाया, हाँ ये सही है। मैंने बियॉन्डर बनने और मिस्टिसिज्म में उतरने के बाद ही पोषण फार्मूला सीखा। मैं उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे फार्मूला खरीदने का जुनून हो गया। तुम लकी हो। कुछ साल पहले ऐसा होता तो जिंदा बचना मुश्किल होता। हो सकता है कि हम डारिएज माउंटेन रेंज में मिले होते, तुम एक मॉन्स्टर के रूप में और मैं एक मॉन्स्टर हंटर के रूप में। लुमियन ने प्रेसिडेंट गंडालफ की रिसर्च को याद किया और लुगानो का मजाक उड़ाया। अंदर ही अंदर लुमियन बुदबुदाया, एम्परर रोसेले सही थे। अज्ञानी निडर होते हैं। टैंको के साथ जाहिर तौर पर कुछ गड़बड़ थी। वो शायद इविल गॉड के फेथ में उलझ गया था, जिससे उसके द्वारा छोड़ी गई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक करप्ट हो गई थी। इसे सीधे खाना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा सामना स्कूल ऑफ गॉड से डिसेंट से हुआ और तुमने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। करप्ट होना और इन्फ्लुएंस होना आसान है, एनियो जैसे पेशेंट से मिलना भी। बेचैन होकर लुगानो ने पूछा, क्या जो प्लांटर इंग्रेडिएंट मैंने कंज्यूम किया था वही प्रॉब्लम की जड़ थी? उसने इसे 1 साल पहले खाया था और यहाँ तक कि एडवांस भी किया था। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं था? लुमियन ने लुगानो की प्रार्थना भरी नज़र को नज़रअंदाज करते हुए गहरी सोच का नाटक किया और मैडम मैजिशियन के जवाब के आखिरी हिस्से को पढ़ा। मैंने तुम्हारी पिछली चेतावनी पर विचार किया है और मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उन्हें तुम्हें नहीं बता सकती। मैं केवल इतना संकेत दे सकती हूँ कि अमुन और उनके पीछे वाले व्यक्ति ने सेलेस्टियल वर्दी का ध्यान रिलेवेंट मुद्दे से भटकाने के लिए पहले से ही कुछ अरेंज किया होगा। एसेंस में ये सिचुएशन तुम्हारे और हम बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद लगती है। फिलहाल अज्ञानता का नाटक करना और इसमें गहराई से न जाना ही सबसे अच्छा है। अगर इन्फेंटाइल क्राइस से परेशान हो तो चर्च ऑफ अर्थ मदर के एक क्लर्जीमैन से मदद लें। वह क्या मैडम मैजिशियन ने लुगानो के लिंगरिंग इफेक्ट्स का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? ऐसा लगता तो है। वो लुगानो की दुर्दशा के मूल कारण को समझ सकती थी। लुमियन ने ऊपर देखा और लुगानो को एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। करप्शन को ख़त्म करने का उपाय फादर मोंटसेराट से मदद मांगने में है। बस यही है। मेरे इतने सारे खुलासे के बाद, अगर सच में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो मैं प्रीस्ट के साथ अपनी किस्मत आजमाता। लुगानो के होंठ फड़फड़ाए और उसने एक मजबूर मुस्कान दी। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। चैप्टर 606 फेथ कन्वर्जन। सुबह 8 बजे केबिन की तीसरी मंजिल पर मौजूद प्रेयर रूम में लुगानो ने कदम रखा। फादर मोंटसेराट, जो ब्राउन प्रीस्ट रोब में लिपटे हुए थे, पहले से ही उपदेश दे रहे थे। सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ के सामने कुर्सियों की कतारों में 5 या 6 लोग इधर उधर बैठे थे।
वहाँ के पवित्र माहौल को बिगाड़े बिना लुगानो ने सबसे आगे एक जगह चुनी, एक प्रार्थी के पास। जैसे ही फादर मोंटसेराट ने अपना प्रवचन समाप्त किया और होली बाइबल बंद की, प्रार्थी उठ खड़े हुए, अपने पैर फैलाए और अपनी हथेलियां ऊपर उठाकर एक स्वर में जाप करने लगे। प्रेस द अर्थ, प्रेस द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। लुगानो ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और उसी कतार में कसकर लिपटे हुए, भूरी आंखों और पीले रंग के एक प्रार्थी को देखा। एनियो, वही स्पेशल पेशेंट जिसने अपने इंटरनल ऑर्गन्स खो दिए थे। वाह, वो मरा नहीं है? रुको, क्या वो दुष्ट वारलॉक प्रिंस्पिनो मरा हुआ नहीं माना गया था? स्पेशल पेशेंट एनियो अभी भी जीवित क्यों है? लुगानो दंग रह गया। उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसका सामना किसी भूत से हुआ है। प्लांटर पाथवे का सीक्वेंस 8 होने के नाते वो भूतों से निपटने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर लुगानो ने देखा कि एनियो का चेहरा पहले की तरह जानलेवा पीला नहीं था। उसकी आंखों की चमक वापस आ गई थी और उसमें जीवन शक्ति दौड़ रही थी। वाह! लुगानो ने अपना हाथ उठाया, अपने स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी ग्लेबेला को थपथपाया। उसने एनियो की ईथर बॉडी को देखा, जो अब पहले की तरह राख जैसी नहीं थी। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रतीक पीला रंग हो, डिटॉक्सिफिकेशन और ऑर्गन एक्सक्रीशन को दर्शाने वाला नारंगी रंग हो या अन्य शेड्स, वे सामान्य स्थिति की झलक में वापस आ गए थे, भले ही वे मध्यम और पतले थे। क्या ये संभव भी है? क्या उसने अपना दिल, लिवर, स्प्लीन, फेफड़े, आंतें, पेट और किडनी नहीं खो दी थी? लुगानो एनियो को ऐसे घूरने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो, जब तक कि एनियो मुड़ा नहीं और उसे खुशी खुशी पहचान नहीं लिया। डॉक्टर, आपका ट्रीटमेंट कमाल कर गया। मुझे लग रहा है कि मैं रिकवर हो रहा हूँ। एनियो खुशी से चिल्लाया। और ये तो बिना किसी खास कारण का पता लगाए किया गया सिर्फ शुरुआती इलाज था। लुगानो के होंठ सख्ती से फड़फड़ाए। यह वास्तव में आश्वस्त करने वाला है। क्या आप भी अर्थ मदर के फॉलोअर हैं? एनियो खुशी से मुस्कुराया। मैं नहीं हूँ। मुझे मदर गॉड या मदर की बातें मत सुनाओ। एक इंटीशन के रूप में मैं अर्थ मदर फेथ को कैसे मान सकता हूँ? लुगानो ने मोंटसेराट की ओर इशारा किया, सीधे जवाब देने से बचते हुए। मुझे प्रीस्ट के साथ मामलों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। एनियो ने सिर हिलाया। मैं सुबह आगे के इलाज के लिए कब आ सकता हूँ? अब तुम्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है। अब आराम और विश्राम का समय है। लुगानो बुदबुदाया, एक मुस्कान देने के लिए खुद को मजबूर करते हुए। लगभग 1 घंटे में। थैंक यू डॉक्टर। एनियो ने हाथ हिलाया और प्रेयर रूम से बाहर निकल गया। जब केवल लुगानो और फादर मोंटसेराट रह गए तो लुगानो ने अपनी आवाज़ धीमी की और दरवाजे की ओर इशारा किया। वाह, वो कैसे ठीक हुआ? फादर मोंटसेराट, जो अभी भी सच्ची आंखों के साथ अपेक्षाकृत युवा थे, मुस्कुराए और जवाब दिया, अर्थ मदर का धन्यवाद, उसका भाग्य अच्छा था। स्वयं एक डॉक्टर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑर्गन्स को तब तक ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जब तक वे एक निश्चित स्तर की वाइटैलिटी बनाए रखते हैं। रिचुअल के सफल होने के लिए प्रिंस्पिनो ने उन इंटरनल ऑर्गन्स की वाइटैलिटी को बनाए रखने के लिए अपनी बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो सेट उसने इस्तेमाल किया था वो एनियो से ही निकाला गया था, जिससे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इफेक्ट्स पर विचार करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। इसके अलावा एनियो जीवित रहा, एक निश्चित स्तर की वाइटैलिटी को बनाए रखने के लिए मिस्टिकल पावर पर भरोसा करता रहा। ये एक क्रूशल फैक्टर था। क्या आपने कल रात उस पर सर्जरी की और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स वापस ट्रांसप्लांट कर दिए? लुगानो को समझ आया। फादर मोंटसेराट ने सिर हिलाया। रेगुलर सर्जन्स के लिए ये लगभग 0% चांस वाला ऑपरेशन है। सफल होने पर भी पेशेंट को सबसे खतरनाक स्टेज तक जीवित रखना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि हमारे लिए ये हमारी क्षमताओं के भीतर आता है। वाकई, साधारण सर्जन्स की तुलना में हमारे जैसे बियॉन्डर डॉक्टर्स चमत्कार करने वालों जैसी मिस्टिकल पावर्स रखते हैं। लुगानो ने आह भरी, एनियो के बारे में आगे की चिंता को खारिज करते हुए। मोंटसेराट की ओर मुड़ते हुए उसने चिंता के साथ पूछा, फादर, मैंने फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। क्या उस सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड ने मुझ पर अपनी नज़रें जमा ली हैं? फादर मोंटसेराट ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत। यह संबंधित करप्शन का एक अनिवार्य परिणाम है। यह समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। यदि आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी अनपेक्षित घटना या दुर्घटना के बारे में चिंतित हैं, तो मैं उन्हें अभी ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या ऐसा है? आप केवल एक सीक्वेंस 8 डॉक्टर हैं। क्या आपके पास बचे हुए करप्शन से मुझे निजात दिलाने की क्षमता है? एक वेदी स्थापित करें और अर्थ मदर की सहायता मांगे। लुगानो को संदेह रहा। थैंक यू फादर। मोंटसेराट ने लुगानो की पिछली जगह की ओर इशारा किया। बिलीवर्स के उदाहरण का पालन करें। अपनी आंखें बंद करें, मेरा उपदेश सुनें और साथ ही अर्थ मदर से प्रार्थना करें। याद रखें, यह विशेष रूप से अर्थ मदर के लिए है, किसी अन्य देवता के लिए नहीं। समझ गया।
लुगानो अपनी सीट पर वापस बैठ गया, अपनी बाहें सिकोड़ लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही फादर मोंटसेराट ने अपना उपदेश दिया, लुगानो ने खामोशी से होली बाइबल की आयतों को दोहराया। धीरे धीरे उसके विचार धुंधले हो गए और प्रवचन के बीच लुगानो को एक माँ की कोमल बुदबुदाहट सुनाई दी और उसके आलिंगन की सुकून देने वाली गर्माहट महसूस हुई। उसका तनावपूर्ण हृदय शांत हो गया, जो बचपन की बदमाशी के बाद अपनी माँ की बाहों में सांत्वना खोजने की याद दिलाता था। ये निर्भरता, भरोसे और मन की शांति का मिश्रण था। अनजाने में लुगानो के गालों से आंसू बहने लगे, मानो उसके शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रहे हों। धीरे धीरे उसकी भावनाएं स्थिर हो गईं, डर और बेचैनी दूर हो गईं। हो गया। फादर मोंटसेराट की आवाज़ दूर से आती हुई लुगानो के कानों तक पहुंची। अपनी आंखें खोलते हुए लुगानो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आंसू पोंछ लिए। खड़े होकर उसने अपने हाथ उठाए। प्रेस द अर्थ, प्रेस द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। ये लगभग एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स था। उस पल खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर आई, जिससे प्रेयर रूम पर एक फीकी सुनहरी चमक पड़ी, मानो आने वाली प्रचुरता का संदेश दे रही हो। फादर मोंटसेराट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अर्थ मदर ने आपके शरीर से करप्शन को दूर कर दिया है। आज रात ध्यान दें और देखें कि क्या आपको अभी भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है फादर, लुगानो ने जवाब दिया। उसका शरीर और मन अब सहज थे। अगली सुबह वो खुशी के एहसास के साथ जागा। पूरी रात उसने किसी पुकारने वाली माँ के सपने नहीं देखे, न ही उसने सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड की चीखें सुनी। खुशी से भरे हुए लुगानो ने लुडविग को नाश्ता परोसने के बाद फादर मोंटसेराट के साथ उत्साहजनक खबर साझा करने के लिए प्रेयर रूम की ओर दौड़ लगाई। फादर मोंटसेराट ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या आप अर्थ मदर को अपनाने में रुचि रखते हैं? मैं? लुगानो पूछताछ करने से पहले झिझका। क्या आप एक पाखंडी के धर्म परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? फादर मोंटसेराट मुस्कुराए और बोले, मदर की नज़र में कोई पाखंडी नहीं है। वहाँ केवल वे बच्चे हैं जो घर में हैं या जो घर लौटने के इच्छुक नहीं हैं। लुगानो का दिल डगमगाया। वो कैथेड्रल में केवल दिखावे के लिए जाने, प्रार्थना करने, उपदेश सुनने और मास में शामिल होने के अपने पिछले कार्यों पर विचार करने लगा। उसने वास्तव में किसी भी देवता पर विश्वास नहीं किया था और चर्च ने पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की थी। इसके अलावा यदि मैं वास्तव में अर्थ मदर में विश्वास रखने वाला बन जाता हूँ, तो मुझे चर्च या 3 ऑर्डर्स से बाद के पोषण फॉर्मूला और बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स तक पहुँच मिल सकती है। यदि नहीं भी, तो मुझे निश्चित रूप से संबंधित मिस्टिसिज्म मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लुगानो झिझका, खुद को समझाने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढने लगा। फादर मोंटसेराट ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, उस पर दबाव नहीं डाला। वो बस मुस्कुराए, लुगानो के निर्णय का अनुमान लगाते हुए। अंततः लुगानो ने अपने हाथ उठाए। प्रेस द अर्थ, प्रेस द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। उसने फादर मोंटसेराट के धर्म प्रचार का इसी तरह जवाब दिया। फादर मोंटसेराट की मुस्कान और बढ़ गई जब उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं। घर में आपका स्वागत है। उन शब्दों ने लुगानो के दिल को अजीब तरह से गर्म कर दिया। ऐसा लगा मानो सालों की भटकन और एडवेंचर के बाद वो आखिरकार घर लौट आया हो। थकान मिट गई और स्थिरता के एहसास ने उसे घेर लिया। प्रेस मदर अर्थ। लुगानो ने अपनी बाहें अपनी छाती पर सिकोड़ लीं। फादर मोंटसेराट ने सिर हिलाया और अपना असली उपदेश शुरू किया। आप जीवन के स्रोत, सभी चीज़ों की माँ, उपजाऊ भूमि के प्रसार, क्रिम्सन मून और प्रजनन के प्रतीक, साथ ही गंतव्य और हर चीज़ के शुरुआती बिंदु पर विश्वास करते हैं। लुगानो ने ध्यान से सुना, जानकारी को याद कर लिया। हालांकि अभी पूरी तरह समर्पित नहीं था, फिर भी ये उसका भविष्य का ठिकाना बन सकता था। उसने हर समय अपना अच्छा पक्ष पेश करने के महत्व को पहचाना। ... फर्स्ट क्लास स्वीट में लौटने पर लुगानो ने लुमियन की ओर घबराहट से देखा, जो साउदर्न कॉन्टिनेंट की डुटानीज भाषा सीखने में मग्न था, और हकलाते हुए बोला, मैंने अपना फेथ अर्थ मदर में बदल लिया है। एक साथी इंटीशन के रूप में क्या वो मुझसे नफरत करेगा और मेरा तिरस्कार करेगा? लुमियन ने ऊपर देखा और ठहाका लगाया। तो फिर सुनिश्चित करो कि तुम मैटरनल चमक बिखेरो। लुडविग कुछ ताज़ा मछली के लिए तुम पर भरोसा कर रहा है। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लुगानो बुदबुदाया। लुडविग को भूखा नहीं रहने देना चाहता था। वो एक व्यस्त दिन पर निकल पड़ा। देर रात लुडविग को सोने के समय तक संभालने के बाद लुगानो ने थोड़ी देर विचार किया और प्रेयर रूम जाने का फैसला किया। यदि दरवाज़ा अभी भी थोड़ा खुला हुआ, तो वो रात को सोने से पहले प्रार्थना करने का इरादा रखता था। उसे शुरू से ही अच्छी छाप छोड़नी थी। लुगानो मध्यम रोशनी वाली सीढ़ियों पर चढ़ा, चरमराते फर्श पर सावधानी भरे कदमों के साथ प्रेयर रूम की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ शांत हो गई
उसे डर था कि वो प्रार्थना में लगे लोगों को परेशान न कर दे और संभावित रूप से फादर मोंटसेराट द्वारा एक महिला विश्वासी के साथ प्रजनन गतिविधियों के माध्यम से अर्थ मदर की शिक्षाओं को साकार करने में बाधा न डाल दे। शांति से दरवाजे तक पहुंचते हुए लुगानो ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से इसे धक्का देकर खोला। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे बिना किसी आवाज के एक छोटा सा गैप दिखाई दिया। ये कसकर बंद नहीं है, क्या वो वास्तव में प्रजनन के बीच में है? लुगानो ने सावधानी से अंदर झांका। उसने क्रिम्सन मूनलाइट को प्रेयर रूम को घेरे हुए देखा और फादर मोंटसेराट को, जो ब्राउन प्रीस्ट रोब पहने हुए थे, सेक्रेड एम्ब्लम ऑफ लाइफ के सामने खड़े देखा। अपनी बाहें सिकोड़े हुए फादर मोंटसेराट धीरे धीरे झूल रहे थे, मानो किसी नवजात बच्चे को दुलार रहे हों। हालांकि उनके आलिंगन के भीतर कुछ भी नहीं था। चैप्टर 607 स्मेल ऑफ फूड। लुगानो के सिर में सहरन दौड़ गई जब उसने खुद को फादर मोंटसेराट के साथ एक अवास्तविक मुलाकात में पाया, जो क्रिम्सन मूनलाइट की चमक में नहाए हुए थे। अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे को दुलारते हुए प्रीस्ट के नज़ारे ने लुगानो की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। क्या उसने कोई बच्चा पकड़ा हुआ है? एक अदृश्य बच्चा, सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड? इस कनेक्शन से डरे हुए लुगानो ने मालिक के नोटिस करने से पहले जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मानो वो किसी गलत कमरे में भटक गया हो। वो बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से खिसक गया। अचानक हवा में फादर मोंटसेराट की आवाज़ गूंजी। क्या तुम यहाँ प्रार्थना के लिए आए हो? लुगानो की आंखें कड़ा उठीं और एक डरी हुई जंगली बिल्ली की तरह वो तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों की ओर भागा। उस पल वो केवल अपने भयानक एम्प्लॉयर के बारे में सोच सकता था। हालांकि उसकी आंखों के सामने केवल गहरा अंधेरा था। नज़र में लकड़ी के फर्श वाली कोई सीढ़ी नहीं थी। परछाइयों में काली घास के गुच्छे, जिनमें भरे हुए गेहूं थे, एक डरावनी खामोशी में झूल रहे थे। लुगानो का शरीर तन गया। वो उस अज्ञात चीज़ के बारे में अनिश्चित था, जो अंधेरे के इस रसातल में उसका इंतजार कर रही थी। तुम क्यों भागे? वे घासें अलग हो गईं, जिससे फादर मोंटसेराट प्रकट हुए, जिन्होंने एक अदृश्य बच्चे को पकड़ रखा था। उनके पीछे एक काल्पनिक, असामान्य रूप से विशाल ओक का पेड़ ऊंचा खड़ा था। घास के बगल में वो ओक का पेड़ असामान्य ग्रोथ से ढका हुआ था, जो एक ठंडी, सरल और अशुभ सेक्रेड एम्ब्लम ऑफ लाइफ बना रहा था। जैसे ही फादर मोंटसेराट, जो ब्राउन प्रीस्ट की यूनिफॉर्म में थे, 3 मीटर से भी कम दूरी पर प्रकट हुए, लुगानो ने एक कमजोर बहाना देते हुए थूक गटका। काफी देर हो गई है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फादर मोंटसेराट अपनी बाहों को दुलारते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तुमने क्या देखा? लुगानो की गर्दन का हर बाल खड़ा हो गया और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। संघर्ष करते हुए लुगानो ने फादर मोंटसेराट की खाली बाहों की ओर इशारा किया और कठिनाई से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फादर मोंटसेराट ने एक महत्वपूर्ण लहजे में जवाब दिया, हम सब मदर की संतानें हैं। लुगानो ने और गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की और बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, हम सब मदर की संतानें हैं। फादर मोंटसेराट ने उसे साधारण बातों तक सीमित रहने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने जानबूझकर जोड़ा, ग्रेट मदर का बच्चा। ग्रेट मदर? हालांकि लुगानो ने इस जवाब का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन इसे सुनकर उसका दिल लगभग एक धड़कन भूल गया और उसका दिमाग खाली हो गया। ये देखते हुए कि फादर मोंटसेराट ने इसे स्पष्ट कर दिया था, लुगानो के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आप अर्थ मदर के फॉलोअर नहीं हैं? फादर मोंटसेराट को चर्च ऑफ अर्थ मदर को धोखा देने का कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने एक गर्म मुस्कान बनाए रखी और समझाया, अर्थ मदर ग्रेट मदर का ही एक पहलू है, एक प्रोजेक्शन। इस भूमिका में वो विश्वासघात की भूमि और उन बच्चों पर नज़र रखती हैं जो मदर के आलिंगन से भटक गए हैं। गल्प। लुगानो अनजाने में थूक गटक गया। वो अनिश्चित था कि फादर मोंटसेराट का मुकाबला कैसे किया जाए। अभी एक दिन पहले ही चर्च ऑफ अर्थ मदर में शामिल होने और केवल 2 उपदेशों में भाग लेने के कारण उसके पास ऐसे पाखंडियों को चुनौती देने के लिए गहरा थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं था। बेशक वो इसे पूरी तरह से नकार सकता था। आखिरकार मोंटसेराट का स्पष्टीकरण अशुभ लग रहा था। यदि प्रीस्ट की बातें सच होती तो अर्थ मदर चर्च के रिसोर्सेज और गुटों के साथ सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड का असली दुनिया में जन्म हो चुका होता और ग्रेट मदर वापस आ चुकी होती। फिर भी ऐसा नहीं हुआ था। वर्तमान नज़ारे और अदृश्य दबाव ने लुगानो को चुप कर दिया और वो सीधे इनकार करने से परहेज करने लगा। क्या होगा अगर उसने फादर मोंटसेराट को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया? फादर मोंटसेराट ने आगे कहा, इस दुनिया के सभी क्रिएचर्स ग्रेट मदर की संतानें हैं। कुछ को उनके द्वारा गर्भ में धारण किया गया था, कुछ इन देवताओं के वंशज हैं और कुछ जैसे तुम और मैं सीधे ग्रेट मदर के मांस और खून से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हम उनके साथ सबसे मजबूत कनेक्शन साझा करते हैं। अंदर ही अंदर लुगानो जवाब देने से खुद को नहीं रोक सका। मैं अपनी माँ से पैदा हुआ था, ग्रेट मदर के मांस और खून से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ।
हालांकि उसकी मुस्कान बनी रही जो सुखद होने के बजाय डरावनी लग रही थी। क्या तुम्हें ग्रेट मदर के बिलीवर्स डरावने और भयानक नहीं लगते? फादर मोंटसेराट मुस्कुराए और आश्वस्त किया, ग्रेट मदर की वापसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से नफरत कैसे कर सकती है? तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हमारे पार भी कई दुनियाएं हैं। उन जगहों के क्रिएचर्स ग्रेट मदर की निगरानी में फलते फूलते हैं, लगातार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मैंने कभी किसी प्रजाति के खत्म होने के बारे में नहीं सुना है, इसके बजाय उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा ये ग्रेट मदर ही हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। उन्होंने हमें जो जीवन दिया है उसे वापस लेना उनका विशेषाधिकार है। हमें स्वेच्छा से सहयोग करना चाहिए। सहयोग मेरी ऐसी तैसी, तुम सुअर की औलाद। लुगानो सम्मोहित नहीं हुआ था। अचानक उसने अपना छिपा हुआ रिवॉल्वर निकाला और फादर मोंटसेराट पर 2 गोलियां दाग दी। गोलियों की प्रभावशीलता की पुष्टि किए बिना वो तेजी से मुड़ा और काली घास से भरे अंधेरे विस्तार की ओर भागा। हालांकि अंधेरी गहराइयों की मंजिल अज्ञात थी, शायद वहां बड़ा खतरा छिपा हो, लेकिन यहाँ रुकना और भी खतरनाक लग रहा था। वाह! अचानक लुगानो ने एक इन्फेंट की लगभग ईथर जैसी चीख सुनी। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसी उसने पहले कई बार सुनी थी। लुगानो के चेहरे के भाव जम गए और दौड़ते समय उसकी गति धीमी हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खालीपन से भर गईं और वो मुड़ गया। कदम दर कदम वो फादर मोंटसेराट के पास पहुंचा, जो एक अदृश्य बच्चे और उस काल्पनिक विशाल ओक के पेड़ को दुलार रहे थे। वह हमारी माँ हैं, वह माँ जिन्होंने हमें जीवन दिया। वो किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो पश्चाताप करता है, हर बच्चा जो घर लौटता है। यदि वो हमसे वो जीवन वापस लेना चाहती हैं जो उन्होंने हमें दिया है, तो उन्हें लेने दो। उनके पास वो अधिकार है जो उन्होंने दिया उसे वापस लेने का। फादर मोंटसेराट की असामान्य रूप से ईथर जैसी लेकिन नज़दीकी आवाज़ सुनकर लुगानो में धीरे धीरे एक मजबूत और हार्दिक स्वीकृति विकसित हुई। हाँ, वो मेरी माँ हैं। वह मुझे नुकसान क्यों पहुँचाएंगी? वो वापस ले सकती हैं जो उन्होंने दिया था। लुगानो तेज़ और तेज़ चलता गया जब तक कि वो फादर मोंटसेराट के पास नहीं खड़ा हो गया। तुरंत उसे गर्माहट और राहत महसूस हुई। ये एक माँ के आलिंगन की महक थी। धीरे धीरे उसने एक अवर्णनीय गीला एहसास महसूस किया, मानो किसी बिल्ली के बच्चे को एक मादा बिल्ली चाट रही हो। कितना आरामदायक! लुगानो ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उस पल उसने अपनी माँ की पसंदीदा लोरी सुनी पीछे से। मम्मी मेरे पीछे क्यों हैं? उन्हें सामने नहीं होना चाहिए, लुगानो ने धुंधली तरह से सोचा। तभी उसने अपनी माँ को पीछे से चिल्लाते हुए सुना, वहाँ मत जाओ, आगे मत बढ़ो, खतरा। वहाँ मत जाओ, आगे मत बढ़ो, खतरा। लुगानो सिहर उठा। उसकी खाली आंखों में एक निश्चित चमक वापस आ गई। उसने देखा कि वो कहाँ था। वो काल्पनिक विशाल ओक का पेड़ और नम, गर्म, छटपटाती हुई मांस की पंखुड़ियाँ जो उससे निकल रही थीं। उसका आधा शरीर पहले से ही मांस की पंखुड़ियों में लिपटा हुआ था जो उसे धीरे धीरे अंदर खींच रही थीं। ये वही मातृत्व वाला आलिंगन था जिसका उसने अभी अनुभव किया था। लुगानो की पुतलियां फैल गईं और उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई जिससे उसके बाल खड़े हो गए। उसने चिपचिपे लिक्विड से ढके मांस के खिलाफ अपने दोनों हाथों से जोर लगाया, तेजी से पीछे हटते हुए। फादर मोंटसेराट एक अदृश्य बच्चे को दुलारते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ लुगानो के बगल में प्रकट हुए। वापस आओ, माँ के आलिंगन में वापस आओ और हमारे ओरिजिनल रूप में लौट जाओ। लुगानो को निराशा ने घेर लिया। वो प्रीस्ट का सामना करना चाहता था, लेकिन दुख की बात है कि 2 पोशन, प्लांटर और डॉक्टर पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि बढ़ी हुई ताकत और खेती के औजारों और स्कैल्पेल के साथ दक्षता के अलावा उसके पास सीधे युद्ध में लागू होने वाली बियॉन्डर पावर्स की कमी थी। इन पावर्स में मौसम की भविष्यवाणी करना, बीजों की पहचान करना और उनका पोषण करना, बीमारियों का इलाज करना, घावों को भरना, आत्माओं को टाँकना, जीवन देना या उत्कृष्ट सर्जिकल एबिलिटीज़ रखना शामिल था। अतीत में लुगानो ने प्लांटर की ताकत और आग्नेयास्त्रों के मेल के लिए बाउंटी हंटर के रूप में सीखी गई युद्ध तकनीकों और निशानेबाजी पर भरोसा किया था। फिर भी ऐसे पल में विरोध न करने का मतलब निश्चित मौत थी। लुगानो हत्याओं के इतिहास वाला एक एडवेंचरर असीम डर का सामना कर रहा था जब उसने फादर मोंटसेराट पर गोली चलाई और एक तेज स्कैल्पल निकाला। ... लुमियन के फर्स्ट क्लास केबिन स्वीट में लुमियन, जो अभी भी केरोसिन वॉल लैंप के नीचे डुटानीज टेक्स्ट बुक पढ़ने में मग्न था, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। हैरान होकर वो खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोला और लुडविग को पाया। लुडविग, जिसने भूरे सफ़ेद चेकर पायजामा टॉप और पैंट पहनी थी, गंभीरता से बोला, लुगानो के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी करो और उसे बचाओ। एक एक्सीडेंट? लुमियन ने अपनी भौहें चढ़ाईं, ये जानते हुए कि लुगानो अभी भी बच्चे की चीखें सुन सकता है। लुमियन ने चुपके से सर्वेंट पर अपनी निगरानी और ध्यान बढ़ा दिया था, जिसमें अभी का समय भी शामिल था।
लेकिन जब लुगानो अर्थ मदर चर्च के प्रेयर रूम में दाखिल हुआ था तो कोई एक्सीडेंट कैसे हो सकता था? लुडविग आगे बोला, प्रेयर रूम में दाखिल होने के बाद मैं उसकी महक महसूस नहीं कर पा रहा था। कैसी महक? लुमियन ने लापरवाही से पूछा। उसके मन में पहले से ही एक धुंधला शक बन रहा था। लुडविग ने बेपरवाही से जवाब दिया, खाने की महक। लुमियन ने लुडविग को गौर से देखते हुए अपनी गर्दन और कलाई को स्ट्रेच किया। तुमने जानबूझकर उसकी महक सूंघी? लुडविग के गोल मटोल गालों पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसने कहा, इसमें इतना अजीब क्या है? अगर वो मर जाता है और आप कहीं और व्यस्त हैं तो खाना इकट्ठा करने में मेरी मदद कौन करेगा? ये एक वैलिड पॉइंट है। लुमियन मुस्कुराया। ... अंधेरे में काली घास से घिरा हुआ लुगानो का स्कैल्पल हवा को चीरता हुआ निकला जब उसने फादर मोंटसेराट पर हमला करने की कोशिश की। वाह! बच्चे की चीखें एक बार फिर गूंजी, जिससे लुगानो पल भर के लिए सुन्न हो गया। वो कंट्रोल खोने की कगार पर डगमगा रहा था। अपनी बाहों में अदृश्य बच्चे को दुलारते हुए मोंटसेराट उस विशाल काल्पनिक ओक के पेड़ पर प्रकट हुए और लुगानो की ओर देखकर मुस्कुराए। विरोध मत करो। हम मदर से उत्पन्न हुए हैं और हम उनके पास ही लौटेंगे। जैसे ही प्रीस्ट अपनी साफ आंखों और गर्म मुस्कान के साथ बोलकर खत्म हुए, उस प्रतीत होने वाले अंतहीन अंधेरे में दरवाजे पर एक दस्तक गूंजी जो गेहूं से भरी घास के बीच गूंज रही थी। दरवाजे पर उस विनम्र दस्तक को सुनकर लुगानो के मन में एक अवर्णनीय विचार आया। कितना विनम्र है ऐसी स्थिति में दरवाजा खटखटाना। चैप्टर 608 द वे टू फाइंड प्रे। तालियों की गूंज केवल 3 बार सुनाई दी और फिर एक जोरदार धमाके में बदल गई। जैसे ही मजबूत लकड़ी का दरवाजा झटके से खुला, कॉरिडोर केरोसिन वॉल लैंप्स की चमक में नहा गया और उसने घास से उलझे हुए अंधेरे को उजागर कर दिया। क्रिम्सन लपटें तेजी से आगे बढ़ीं, जिससे एक डरावनी रोशनी फैल गई। लुगानो की नज़र में ओक के पेड़ का इल्यूजन अचानक गायब हो गया, साथ ही फादर मोंटसेराट भी, जो अपनी बाहों में एक अनदेखे बच्चे को दुलार रहे थे। आग की अफरा तफरी के बीच घास मुरझा गई और परछाइयां बिखर गईं। लुगानो ने खुद को विनम्र प्रेयर रूम में वापस पाया, जो अब क्रिम्सन मूनलाइट से चमक रहा था। लुमियन, एक सुनहरी घास की टोपी पहने हुए, प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी आंखों ने हर कोने को स्कैन किया, फिर भी फादर मोंटसेराट पकड़ में नहीं आए। पैरामीटर दुनिया जैसी पावर्स अन्य गुणों के साथ मिल गई थीं, हालांकि वे वास्तविकता से अलग एक पर्याप्त स्वतंत्र दुनिया बनाने में असमर्थ थीं। ये डेमन वॉरलॉक बर्मन जैसा लग रहा था, जो पाथवेज के फोर्सफुल ट्रांजिशन के माध्यम से यूनिक एबिलिटीज हासिल कर रहा था। वो अब कहाँ छिपा है? लुडविग के खाने के नॉलेज के आधार पर स्कूल ऑफ गॉड से डिसेंट के बियॉन्डर्स खुद को लकड़ी के काम में छिपा सकते हैं। हालांकि मैं स्कूल के साथ फादर मोंटसेराट के करप्टेड जुड़ाव की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेट मदर का प्रभाव स्पष्ट है। लुमियन ने तेजी से बदलती स्थिति का आकलन किया। फादर मोंटसेराट की ओर से प्रतिरोध की कमी, जिन्होंने भागने या छिपने से परहेज किया था, ने लुमियन को हैरान नहीं किया। शिप के बार में वेव मैजिक करना एक कैजुअल प्रदर्शन था। वो अस्थायी गवर्नर ऑफ द सी अथॉरिटी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि बाद में कैप्टन पेड्रो और फादर मोंटसेराट को ग्रीट करने के लिए विशाल लहर का इस्तेमाल करना महज दिखावा नहीं था। इस बात से अनजान कि स्कूल ऑफ गॉड सा डिसेंट की घटना समाप्त हो गई थी या छिपे हुए ग्रेट मदर के भक्त शिप पर अभी भी मौजूद थे, लुमियन ने डर पैदा करने के लिए जानबूझकर एक डेमीगॉड गवर्नर ऑफ द सी की ताकत का प्रदर्शन किया था। यदि वहाँ कोई अन्य ग्रेट मदर के अनुयायी या छिपे हुए खतरे नहीं थे, तो उसके ग्रीटिंग वाले कार्यों को दिखावा माना जा सकता था। लेकिन अगर खतरा छिपा हुआ था, तो ये उन तत्वों को सतर्क कर देगा जिससे वे और गहराई में छिपने को मजबूर हो जाएंगे। लुमियन ने योजना बनाई कि शिप को अगले पोर्ट तक पहुंचने दिया जाए और उनसे निपटने का काम चर्च ऑफ अर्थ मदर के अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए। फादर मोंटसेराट, जो एडवेंचरर लुई बेरी और उसके डेमीगॉड कौशल का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने छिपने का विकल्प चुना और शिप के रुकने तक अपना समय बिताने लगे। यदि लुगानो ने भाग्यवश या दुर्भाग्यवश प्रीस्ट को अनदेखे बच्चे को दुलारते हुए नहीं देखा होता, तो फादर मोंटसेराट चर्च ऑफ अर्थ मदर के एक सक्षम क्लर्जीमैन के रूप में खुद को चित्रित करना जारी रख सकते थे और लुई बेरी के साथ किसी भी टकराव से बच सकते थे। फादर मोंटसेराट ग्रेट मदर में विश्वास रखने वाले हैं। वो एक अदृश्य बच्चे को दुलार रहे थे। लुगानो ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए जल्दी से लुई बेरी को रिपोर्ट दी। एक अदृश्य बच्चे को दुलारना, वो शिप के लकड़ी के काम के भीतर छिपा हो सकता है। लुमियन ने आसपास का मुआयना किया, कुर्सियों, फर्श और लकड़ी की दीवार पर सजे सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ की जांच की। अचानक एक एहसास के साथ उसने अपने दिल में एक हलचल महसूस की। जैसे ही वो अर्थ मदर को दर्शाने वाले सेक्रेड एम्बलम के पास पहुंचा, किनारों पर गेहूं, फूलों और झरने के पानी के सिंबल से सजा हुआ इसके केंद्र में एक बच्चे का साधारण चित्रण था। एक बच्चा। आगे बढ़ते हुए क्रिम्सन लपटें निकली, जिससे लकड़ी के फर्श और कुर्सियां जलने लगीं।
सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ के सामने रुकते हुए लुमियन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से बच्चे के चेहरे को सहलाया। लकड़ी तुरंत खराब हो गई, जिससे पीला मवाद निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि गेहूं और फूलों से घिरे बच्चे का वो चित्रण बहुत पहले ही सड़ चुका था और खून के आंसू बहा रहा था। चर्च ऑफ अर्थ मदर के साथ एक बड़ी समस्या है। लुमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। पकड़ में न आने वाले फादर मॉन्सेराट का सटीक पता लगाने में असमर्थ होने पर भी उसने चर्च ऑफ अर्थ मदर के लिबास के नीचे छिपी सड़न और अंधेरे को उजागर कर दिया था। लकड़ी के काम के जले हुए अवशेषों को देखते हुए और फादर मॉन्सेराट का कोई निशान न पाकर लुमियन मुड़ा और लुगानो को संबोधित किया। मुझे कैप्टन के केबिन में ले चलो। ठीक है। लुगानो स्पष्ट रूप से रिलैक्स महसूस कर रहा था। प्रेयर रूम से बाहर निकलते समय अंदर की क्रिम्सन लपटें तेजी से बुझ गईं और उनका आगे बढ़ना बंद हो गया। कैप्टन के केबिन के अंदर पेड्रो, जिसकी एक सुंदर भूरी दाढ़ी थी, एडवेंचरर लुई बेरी को पास आता देख घबरा गया। जितना वो अनुभवी था, वो जानता था कि शिप पर कोई मुसीबत हो सकती है। स्कूल ऑफ गॉड से डिसेंट की घटना के दौरान एडवेंचरर लुई बेरी ने मामलों को समझाने के लिए केवल एक सर्वेंट को भेजा था। अब वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलने आया था। यह किस बात का संकेत था? ये एक अधिक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा था। कैप्टन की पूछताछ का इंतजार किए बिना लुमियन ने शांति से कहा, फादर मॉन्सेराट हार मान चुके हैं। उन्होंने खुद को एक दुष्ट देवता के साथ जोड़ लिया है। वो संभवतः स्कूल ऑफ गॉड सर डिसेंट के दुष्ट वारलॉक के साथ मिले हुए हैं। कैप्टन पेड्रो का दिमाग सुन्न हो गया, जैसे किसी छड़ से चोट लगी हो। पल भर के लिए वो खाली महसूस करने लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सावधानी से पूछा, क्या आपने उसे पहले ही मार दिया है? अभी नहीं, लुमियन ने सच्चाई से जवाब दिया। वो प्रेयर रूम से भाग गया है और अब छिपा हुआ है। तुरंत एक टेलीग्राम भेजें। इसकी रिपोर्ट चर्च ऑफ अर्थ मदर और फेना पोटर सरकार को दें। मेरा सर्वेंट डिटेल्स देगा। लुई बेरी के आधिकारिक निर्देश के सामने कैप्टन पेड्रो ने बिना किसी विरोध के हार मान ली। उसने अपना ध्यान लुगानो की ओर लगाया, उसके धर्म परिवर्तन और फादर मॉन्सेराट के विवरण को सुना, जिसमें वो एक अदृश्य बच्चे को दुलार रहा था। इस खुलासे को सुनकर पेड्रो के चेहरे पर एक कड़वा भाव आया और उसने स्वीकार किया, मुझे फादर मॉन्सेराट के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना गंभीर होगा। क्या समस्या है? लुमियन ने पूछा। पेड्रो ने आह भरते हुए समझाया, वो एक फेवर्ड है, अर्थ पाथवे का एक बियॉन्डर, सबसे रूढ़िवादी क्लर्जीमैन। आमतौर पर उसे मास आयोजित करने, विश्वासियों को उपदेश देने और चर्च में दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ब्लेस्ड की मदद की ज़रूरत होती है। हालांकि वो इस शिप पर बिना ब्लेस्ड के अकेला फेवर्ड है। मैंने शुरू में सोचा था कि पोर्ट सांता में स्टाफ की कमी सी प्रेयर रिचुअल के कारण थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब फादर मॉन्सेराट के पतन के साथ केवल एक ब्लेस्ड की सहायता से ही कोई मास आयोजित कर सकता है और विश्वासियों को उपदेश दे सकता है। वहाँ उसके पीछे कोई ब्लेस्ड नहीं है। लुमियन ने पहले ही जान लिया था कि चर्च ऑफ अर्थ मदर के फेवर्ड को अपने फैसलों को वैध मानने के लिए कम से कम एक सेकेंड इन कमांड ब्लेस्ड की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसे किसी दुष्ट देवता या राक्षस के प्रभाव के रूप में देखे जाने का जोखिम होता है। एक दुष्ट देवता, वह ग्रेट मदर? क्या? हाल की घटनाओं और अपने पिछले ज्ञान के साथ लुमियन को अचानक समझ में आया कि क्यों चर्च ऑफ अर्थ मदर ने दो अलग अलग सिस्टम्स बनाए रखे थे, ब्लेस्ड और फेवर्ड, बजाय उन्हें मर्ज करने के। अपेंटिस पाथवे की मैडम मैजिशियन ने सेलेस्टियल वर्दी से होने वाले कभी कभी प्रभाव का जिक्र किया था। वो अनिश्चित थी कि क्या ये मिस्टर फूल का कोई रेवलेशन था। स्वर्ग और पृथ्वी के सेलेस्टियल वर्दी के समान जो अपेंटिस, सियर और मारॉडर पाथवेज की देखरेख करते हैं, ग्रेट मदर संभवतः प्लांटर, एपोथेकेरी और विलन पाथवेज के ऊपर बैठी थी। नतीजतन प्लांटर और एपोथेकेरी पाथवेज के फेवर्ड बियॉन्डर्स भी ग्रेट मदर के प्रभाव में होंगे। रेवलेशन का मूल, चाहे वो अर्थ मदर से हो या ग्रेट मदर से, अस्पष्ट बना रहा। पुष्टि के लिए इन दो पाथवेज के बाहर के ब्लेस्ड के इनपुट की आवश्यकता थी। साथ ही ब्लेस्ड को फेवर्ड की स्थिति की निगरानी करनी थी। यह सब समझाता है। वाकई इस प्रतीत होने वाले बेतुके, बेकार और अनुचित सिस्टम डिजाइन के पीछे एक गहरा और गंभीर कारण है, लुमियन ने निष्कर्ष निकाला। बिना किसी और शब्द के उसने कैप्टन पेड्रो को निर्देश दिया, टेलीग्राम भेजें। कैप्टन द्वारा फादर मॉन्सेराट की स्थिति फेना पोर्टर सरकार और चर्च ऑफ अर्थ मदर को बताए जाने के बाद लुमियन ने विचार किया कि फादर मॉन्सेराट का पता कैसे लगाया जाए। उनके चारों ओर फैले विशाल समुद्र को देखते हुए, जब तक फादर मॉन्सेराट के पास टेलीपोर्टेशन या असाधारण अंडरवाटर ट्रैवल एबिलिटीज ना हो, वो शिप पर ही कहीं छिपा हो सकता था। लुमियन ने इस मामूली समस्या के लिए अपने मेजर अरकाना कार्ड होल्डर को शामिल करने के विचार को खारिज कर दिया और खुद समाधान निकालने का फैसला किया। क्या मैं ग्रेट मदर का अपमान करने के लिए शिप के मेगाफोन का उपयोग कर सकता हूँ, जिससे फादर मॉन्सेराट खुद को प्रकट करने के लिए उकसाया जा सके? चुनौती एक टारगेट पर लॉक करने में असमर्थता में निहित है, जिससे संभावित रूप से कम इष्टतम परिणाम मिलेंगे।
शिप के सभी लकड़ी के काम को जला देना। लकड़ी के बक्सों में कीमती सामानों की मौजूदगी के कारण यह आखिरी रास्ता लगता है। फ्रांका से प्रोफेटिक कॉन्कॉक्शन की एक बॉटल उधार लेना। इसके लिए एक ताज़ी लाश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यदि फ्रांका शामिल होती है तो मैं उससे सीधे मैजिक मिरर डिविनेशन करवा सकता हूँ। उससे पहले सिम्फनी ऑफ हेट्रेड बोन फ्लूट बजाना और पैसेंजर्स को अपने कान ढकने के लिए कहना। लेकिन यह केवल प्रभाव को कम करता है और असर को टालता नहीं है। सही है। लुडविग से पूछो कि क्या उसे फादर मोंटसेराट की गंध याद है। इसके अलावा हाँ, मैं इसे एक मौका दे सकता हूँ। लुमियन ने जल्दी से कई समाधान सोचे और व्यवस्थित रूप से हर एक का परीक्षण करने का फैसला किया। मदद मांगना आखिरी विकल्प के रूप में रखा। उसने कैप्टन को विदा किया और रात की आड़ में लुगानो को वापस फर्स्ट क्लास केबिन स्वीट में ले गया। क्या तुम्हें फादर मोंटसेराट की गंध याद है? लुमियन ने लुडविग से पूछा। लुडविग ने अपना सिर हिलाया। कोई सीधा कांटेक्ट नहीं। ठीक है। लुमियन पीछे मुड़ा और लुगानो को एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मेरे मन में एक एक्सपेरिमेंट है। मेरे साथ काम करो। कैसा एक्सपेरिमेंट? लुगानो ने पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ था। लुमियन ने खिड़की की ओर इशारा किया। डेक पर जाओ, वहाँ ज़्यादा खुला है। असहज होकर लुगानो डेक पर उतरा, जो क्रिम्सन मूनलाइट में नहाया हुआ था। उसके एम्प्लॉयर ने अपने ट्रैवलर्स बैग से एक फुल बॉडी सिल्वर आर्मर निकाला। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लुमियन को प्राइड आर्मर की अर्थ और एवरनाइट पाथवेज की चीज़ों के प्रति विशेष नफरत याद आई। क्या होगा अगर ये कोई चीज़ नहीं बल्कि एक बियॉन्डर हो? ये कैसे रिएक्ट करेगा? क्या इस नफरत का उपयोग फादर मोंटसेराट के स्थान का सटीक पता लगाने के लिए किया जा सकता है, ये देखते हुए कि वो कम से कम एक डॉक्टर है, एक निश्चित दूरी पर? लुमियन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने अर्थ पाथवे के कम से कम एक डॉक्टर लुगानो के साथ एक्सपेरिमेंट करने का इरादा किया ताकि संभावनाओं का पता लगाया जा सके। चैप्टर 609 यूजफुल आर्मर। लुमियन ने लुगानो की ओर एक मुस्कुराहट दी और अपनी नज़रें प्राइड आर्मर पर टिका दी, सावधानी से उसके रिएक्शन को देखते हुए। कैसा एक्सपेरिमेंट? इस आर्मर के इफ़ेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए? लुगानो ने पूछा। उसकी आवाज़ में डर और कन्फ्यूजन का मिला जुला भाव था। जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, क्रिम्सन मूनलाइट में नहाए हुए डार्क डेक की हवा अचानक जम गई। अगले ही पल खाली आर्मर ने एक चमकदार ब्रॉडस्वॉर्ड पैदा की और एक अनदेखी ताकत ने लुगानो पर लॉक कर दिया। वाह! इससे पहले कि लुगानो रिएक्ट कर पाता, सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर तेज़ी से आगे बढ़ा, चमकती हुई ब्रॉडस्वॉर्ड वार करने के लिए तैयार थी। एक सेकंड के अंदर लुमियन ने खुद को लुगानो के सामने खड़ा कर लिया। उसका शरीर अचानक फैल गया, जिससे उसकी लिनेन शर्ट और काली पैंट लगभग फटने लगी। बैंग! लुमियन की भारी मुट्ठी स्वॉर्ड ऑफ डॉन से टकराई, जिससे हवा में एक मेटालिक खनखनाहट गूंज उठी। तभी लुगानो अपनी घबराहट से बाहर निकल पाया। हालांकि वो अनिश्चित था कि खाली आर्मर ने उस पर हमला क्यों किया, फिर भी वो सहज रूप से मुड़ा और तेजी से भाग गया। कुछ दूरी तय करने के बाद प्राइड आर्मर रुक गया और खामोशी से खड़ा रहा। रोशनी से बनी स्वॉर्ड ऑफ डॉन बिखर गई, रोशनी की किरणों में बदल गई, जिसने क्रिम्सन मूनलाइट को तितर बितर कर दिया और डार्क डेक पर भोर जैसा माहौल बना दिया। पलक झपकते ही ये सनसनी गायब हो गई। लुमियन ने प्राइड आर्मर की ओर पीठ करने की हिम्मत न करते हुए खुद को दोबारा पोजीशन किया और आर्मर और लुगानो के बीच की दूरी को नापा। लगभग 20 मीटर। लुगानो की दौड़ने की स्पीड को देखते हुए सेंसिंग रेंज लगभग 15 मीटर है। लुमियन ने तेजी से निष्कर्ष निकाला। उसका शरीर वापस अपने पुराने रूप में आ गया और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान लौट आई। ये काफ़ी था। शिप पर 15 मीटर की रेंज पर्याप्त थी। उसने प्राइड आर्मर को वापस रख दिया और लुगानो को संबोधित किया, जो अभी भी शिप के अगले हिस्से की ओर बढ़ रहा था। एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है? लुगानो अचानक रुक गया, यह महसूस करते हुए कि लुमियन ने पहले ही उस अजीब सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर को मिस्टिकल आइटम में वापस रख दिया था, जो चतुराई से एक सिक्का बैग के रूप में छिपा हुआ था। राहत महसूस करते हुए वो वापस दौड़कर आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी जब उसने पूछा, क्या एक्सपेरिमेंट सफल रहा? बहुत सफल, लुमियन ने जवाब दिया, एक चमकदार मुस्कान के साथ। हालांकि लुगानो एक्सपेरिमेंट के महत्व को नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अंदाजा था कि लुमियन फादर मोंटसेराट का पता लगाने का रास्ता खोज रहा होगा। फर्स्ट क्लास स्वीट में पहुंचने पर लुमियन ने तुरंत लुगानो को निर्देश दिया, कैप्टन के पास जाओ और उनसे कहो कि शिप पर अर्थ पाथवे के सभी बियॉन्डर्स को इकट्ठा करें। ओह, और एपोथेकेरी पाथवे के बियॉन्डर्स को भी। मैं फादर मोंटसेराट को पकड़ने के बाद वापस आऊँगा। अगर वे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, वे जोखिम खुद उठाएंगे। अनिश्चित होते हुए कि क्या कैप्टन पेड्रो शिप के हर अनस्टेबल एलिमेंट और हर बियॉन्डर के बारे में जानते थे, लुमियन ने बाद में प्राइड आर्मर की निगरानी करने की योजना बनाई ताकि उसे छिपे हुए जंगली बियॉन्डर्स को टारगेट करने से रोका जा सके।
पेड्रो को इस प्रोसेस को पहले हैंडल करने देने से उसका बोझ कम हो जाएगा। जैसे ही लुगानो स्वीट से निकला, लुमियन लुडविग की ओर मुड़ा जिसने अपना खाना फिर से शुरू कर दिया था। बाद में नजर रखना और देखना कि क्या यहाँ कोई खाना गुप्त रूप से छिपा हुआ है। लुडविग ने, जिसका मुंह केक से भरा था, अपनी सहमति का इशारा किया। कैप्टन के आने का इंतजार करते हुए लुमियन ने अपनी बाहों में प्राइड आर्मर के साथ केबिन की टॉप फ्लोर पर पेट्रोलिंग की, लेकिन फादर मोंटसेराट पकड़ में नहीं आए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि पेड्रो संदिग्ध सिक्योरिटी सुपरवाइजर और एक पैसेंजर के साथ स्वीट में दाखिल हुआ जिसने नीची टोपी पहनी थी। लुमियन डिटेल्स में नहीं गया और सोफे की ओर इशारा किया। यहाँ मेरा इंतजार करो। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी सुनहरी घास की टोपी को नीचे दबाया और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों पर पहुंचते ही लुमियन ने अपना सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर बाहर निकाला। सील्ड आर्टिफैक्ट के बगल वाले हिस्सों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए उसने केबिन के हर लेवल पर व्यवस्थित रूप से पेट्रोलिंग की। जब भी वो अपने स्वीट से 15 मीटर से कम की दूरी पर पहुंचता, लुमियन अतिरिक्त सावधानी बरतता, फिर भी प्राइड आर्मर ने किसी पर हमला नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 मीटर से आगे और रुकावट की कई परतों के साथ आर्मर कोई अतिरिक्त रिएक्शन नहीं दिखाएगा? लुमियन ने सोचा जब वो एक एक कर फ्लोर नीचे उतरने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद वो नीचे कार्गो केबिन तक पहुंच गया। लकड़ी के बक्सों के ढेरों के पास मुड़ने से पहले लुमियन की पकड़ में मौजूद प्राइड आर्मर अचानक कांपने लगा, उसके कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर एक चमकदार ब्रॉडस्वॉर्ड में बदल गया। 2 कदमों में आगे बढ़ते हुए वो कोने में रखे एक लकड़ी के बक्से पर जाकर लगा। एक जोरदार खनखनाहट के साथ लकड़ी का बक्सा बिखर गया और मुट्ठी भर स्टील के डले बाहर गिर गए। उसी पल टूटे हुए बक्से से मोंटसेराट का साफ, जवान चेहरा उभरा जो अपने पूरे शरीर को साकार कर रहा था। एक बार फिर रोशनी की चमकती ब्रॉडस्वॉर्ड का सामना करते हुए प्रीस्ट का पहले से ही मजबूत शरीर और भारी हो गया, मानो वो एक भयानक भूरे भालू में बदल रहा हो। बैंग! एक शक्तिशाली हथेली के वार के साथ उसने स्वॉर्ड ऑफ डॉन को दूर फेंक दिया, जो उसके पीछे रखे सामान के एक लकड़ी के बक्से पर जा गिरी। ये ताकत एक असली विशाल भालू के बराबर थी। जैसे ही फादर मोंटसेराट ने प्राइड आर्मर के हमले को कुशलता से रोका, लुमियन ने, जिसने लिनेन शर्ट, काला बनियान और सुनहरी घास की टोपी पहनी थी, तेजी से अपने पीछे रखे लकड़ी के बक्सों के ढेर के पास खुद को साकार किया। हम्फ! लुमियन की नाक से सफेद रोशनी की 2 किरणें निकलीं, जो फादर मोंटसेराट के रिएक्ट करने से पहले ही उनसे टकरा गईं। तुरंत प्रीस्ट की नज़र का फोकस खो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस घटना के साथ उसके शरीर में जीवन शक्ति ऐसे दौड़ने लगी जैसे कोई स्टीम इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा हो। वह मजबूत वाइटैलिटी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के रूप में प्रकट हुई, जिससे फादर मोंटसेराट की आत्मा तेजी से बहाल होने लगी। स्पेल ऑफ हरफ साइकिक पियर्सिंग के समान था। दोनों ही स्पिरिट बॉडी को टारगेट करते थे और उनके खिलाफ डिफेंस करना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि जहां बाद वाला बेकाबू दर्द पैदा करता था और टारगेट को फंसा देता था, वहीं पहले वाला स्पिरिट बॉडी में नींद लाने वाली या बेहोशी की स्थिति पैदा करता था, नुकसान का एक अलग रूप। चूंकि ये एक इंजरी थी, इसे ठीक किया जा सकता था। जबरदस्त वाइटैलिटी के ट्रांसफॉर्मेशन से सशक्त होकर फादर मोंटसेराट की बंद पलकें फड़कने लगीं जैसे ही उसकी आंखें उनके नीचे हिलने लगीं। जमीन पर गिरने से पहले ही वो लगभग जाग गया था। फिर भी लुमियन के लिए स्पेल ऑफ हरफ से मिलने वाला महज 1 सेकंड का संयम ही काफ़ी था। ये देखते हुए कि फादर मोंटसेराट भी ह्यूमन रिफाइनमेंट का एक प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ एबिलिटीज़ इफेक्टिव नहीं हो सकती थी। लुमियन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनकी ओर छलांग लगाई। उसकी खुली हथेली में क्रिम्सन लपटें लिपटी और कंप्रेस हुईं, जिससे एक ठोस दिखने वाला गोला बन गया। साथ ही प्राइड आर्मर ने एक बार फिर स्वॉर्ड ऑफ डॉन उठाई। जैसे ही फादर मोंटसेराट ने अपनी आंखें खोलीं और सहज रूप से अपना बैलेंस वापस पाया, उसकी नज़र लुमियन की जेड ग्रीन आंखों, खतरनाक क्रिम्सन फायरबॉल जो लगभग सफ़ेद थी और अपनी नज़र के कोने से अपने सिर की ओर वार करती रोशनी की ब्रॉडस्वॉर्ड पर पड़ी। रिएक्ट करने के लिए केवल एक पल के साथ वो स्वॉर्ड ऑफ डॉन से बचने के लिए एक तरफ मुड़ा, लेकिन लुमियन ने वो क्रिम्सन, लगभग सफ़ेद फायरबॉल उस पर दे मारी। बूम! एक जोरदार विस्फोट में फादर मोंटसेराट हवा में उड़ गए। उनके दाहिने कंधे से लेकर पेट तक मांस और खून का विस्फोट हुआ, हड्डियां टूट गईं और तड़पते हुए इंटरनल ऑर्गन्स उजागर हो गए। उनका दाहिना हाथ लटक गया, जो अलग होने की कगार पर था। फिर भी फादर मोंटसेराट के भीतर वो मजबूत वाइटैलिटी बनी रही। मांस और खून उस गहरे घाव के अंदर तड़पने लगे, चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। थर्ड, फादर मोंटसेराट जमीन पर गिर पड़े, साथ ही प्राइड आर्मर के भारी कदमों की आवाज़ और ब्रॉडस्वॉर्ड की चमकदार बिजली जैसा वार हुआ। अपनी उंगली उठाते ही उनके शरीर से निकले हुए खून और मांस तेजी से इकट्ठा होने लगे, एक धुंधली पतली खून के रंग की आकृति में बदल गए। यह आकृति सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर की ओर बढ़ी, उसे लपेटते हुए उसके अंदर घुसने लगी। अचानक
कार्गो होल्ड सनराइज ग्लीन की रोशनी में नहा गया। वो खून के रंग की आकृति घुल गई और धीरे धीरे ओझल हो गई। सनराइज ग्लीन कोमल थी, जिसने फादर मोंटसेराट को अपनी आंखें बंद करने की सहज जरूरत से बचा लिया। नतीजतन उनकी नजर ने क्रिम्सन, लगभग सफेद जलते हुए कौवों को रिफ्लेक्ट किया। दर्जन भर फायर रेवेंस ने लुमियन को घेर लिया, जिसने लापरवाही से अपना एक हाथ जेब में रखा था। उनकी आंखें मोंटसेराट पर टिकी थीं और वे उड़ते हुए स्पष्ट रास्तों को ट्रेस कर रहे थे। उनका निशाना साफ था, टारगेट के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना और मांस के हर टुकड़े को आग लगा देना, जिससे उनकी शक्तिशाली सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज के बावजूद रिकवरी को रोका जा सके। जब मांस का हर टुकड़ा 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो उनकी सेल्फ हीलिंग पावर्स उन्हें वापस जोड़ने के लिए संघर्ष करेंगी। ये मांस और खून का जादू नहीं था। फादर मोंटसेराट की पुतलियां फैल गईं और उनका मुंह सहज रूप से खुल गया, जिससे एक डरावनी लेकिन नजदीकी आवाज निकली। उस आवाज के साथ एक गहरा अंधेरा छा गया और गेहूं से भरी घासें उग आईं, जिसने कार्गो होल्ड को नहलाने वाली सनराइज ग्लीन को निगल लिया। अंधेरे में कुछ क्रिम्सन, लगभग सफेद फायर रेवेंस ने अपना रास्ता खो दिया। वे दूर की जगह को पार करने में असमर्थ थे। धीरे धीरे वे ओझल हो गए। केवल एक हिस्सा ही सफलतापूर्वक फादर मोंटसेराट तक पहुंच पाया। गरजते हुए विस्फोटों के बीच फादर मोंटसेराट का रूप पारभासी हो गया, जिससे उसकी जगह एक विशाल काल्पनिक ओक का पेड़ खड़ा हो गया। वह ओक का पेड़ विस्फोट और लपटों के बीच सुरक्षित रहा और उसके बाद फादर मोंटसेराट का क्षत विक्षत रूप मिस्टर लेटो से सजी एक शाखा पर प्रकट हुआ। उसने अपनी बाहों को ऐसे दुलारा मानो किसी अदृश्य बच्चे को पकड़ रखा हो। लुमियन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। तो तुम डेमिगॉड नहीं हो? वाह! पहली बार लुमियन ने बच्चे की वो ईथर जैसी खोखली चीख सुनी। वाह वाह वाह! उन लगातार चीखों के बीच लुमियन को अपनी वाइटैलिटी कम होती महसूस हुई, धीरे धीरे कमजोर होते हुए, यहाँ तक कि उसकी चेतना भी डगमगाने लगी। वो कम होती वाइटैलिटी फादर मोंटसेराट के आलिंगन में मौजूद उस अदृश्य बच्चे की ओर बहती हुई प्रतीत हुई, जो उसके पोषण में बदल रही थी। चैप्टर 610 न्यू लाइफ। इन्फेंट की उन चीखों के सामने, जिन्होंने उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया था, लुमियन तुरंत फादर मोंटसेराट की तरफ टेलीपोर्ट हुआ और आने वाले प्रभाव को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हमला किया। फिर भी उसी क्षण उसने देखा कि बच्चे की चीख सुनते ही प्राइड आर्मर अपनी जगह पर जम गया। अचानक वो नीचे झुका और उसने स्वॉर्ड ऑफ डॉन को घास से ढकी जमीन में उतार दिया। लानत है! सीधे हुर्रिकेने ऑफ लाइट का इस्तेमाल! लुमियन के सिर में सिहरन दौड़ गई। पुष्टि करने की जहमत उठाए बिना उसने अपना टेलीपोर्टेशन डेस्टिनेशन बदला, उस काल्पनिक ओक के पेड़ के अंधेरे में ओझल हुआ और शिप के डेक पर वापस प्रकट हुआ। वो बहुत पहले पहचान चुका था कि फादर मोंटसेराट का ये घास वाला इलाका मैडम के पैरामीटा से कमतर था। ये अंदर और बाहर के गहरे कनेक्शन को काटने में विफल रहा और न ही ये टेलीपोर्टेशन को रोक सका। इसकी एकमात्र क्षमता विभिन्न आवाज़ों और लड़ाई के बाद के असर को रोकना था। फिर भी इस वीराने में अपनी अनूठी एबिलिटीज़ थीं। जैसे ही लुमियन की आकृति उस अंधेरे वीराने में गायब हुई, प्राइड आर्मर द्वारा जमीन में धंसाई गई, स्वॉर्ड ऑफ डॉन बिखर गई और अनगिनत रोशनी के टुकड़ों में बदल गई, जिससे एक भयानक तूफान पैदा हुआ जिसने उस पूरे इलाके को घेर लिया। गेहूं से भरी वे घासें टुकड़ों में कट गईं और जमीन बंजर हो गई। ओक की शाखा पर बैठा फादर मोंटसेराट समय रहते बच नहीं सका। वो हुर्रिकेने ऑफ लाइट की चपेट में आने से पहले केवल अपने शरीर को लकड़ी जैसी चीज में बदलने में ही सफल रहा। एक बच्चे की वो काल्पनिक खोखली चीख अचानक रुक गई। जब हुर्रिकेने ऑफ लाइट शांत हुआ तो फादर मोंटसेराट अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था। अगले ही पल उसका लकड़ी जैसा शरीर, जो भूरी छाल से ढका था, बीच से फट गया और उसमें गहरी दरारें दिखने लगी। पा पा पा! फादर मोंटसेराट का शरीर टुकड़ा टुकड़ा होकर ओक के पेड़ के नीचे गिर गया। कट बिल्कुल साफ थे और उनमें से खून रिस रहा था। मांस और खून तुरंत उस काल्पनिक ओक के पेड़ की जड़ों द्वारा सोख लिए गए और पीछे कुछ नहीं बचा। ओक के पेड़ के बीच वाले हिस्से में छाल फट गई। छटपटाता हुआ गीला मांस बाहर निकला, जो एक छेद में फैलता जा रहा था। एक इंसानी सिर दिखाई दिया, जो बाहर की तरफ धकेला जा रहा था। पलक झपकते ही उस काल्पनिक ओक के पेड़ से एक नग्न इंसान पैदा हुआ। वो फादर मोंटसेराट था। उसने अपना वयस्क रूप बनाए रखा था। उसका शरीर गीला था और आंशिक रूप से एक गंदी, पारभासी सफ़ेद झिल्ली से ढका हुआ था। नया जीवन। घास से ढके अंधेरे, काल्पनिक ओक के पेड़ और उस अदृश्य बच्चे की मदद से फादर मोंटसेराट को जीवन का एक नया मौका मिल गया था। उसके माथे की सिलवटें मिट गईं और उसकी आंखों में फिर से जवानी की चमक लौट आई। उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे विशाल पंख निकले, जो गहरे रंग की खाल से ढके थे और उसे विशाल ओक के दिल से वापस उसके सिल्वर वाइट फुल बॉडी आर्मर की ओर ले गए। प्राइड आर्मर उठा। अपने हाथ में रोशनी बुलाते हुए उसने एक तेज भाला बनाया।
लगातार फोर्स के साथ उस लंबे भाले को फेंकते हुए उसने हवा को चीर दिया और फादर मोंटसेराट की छाती में जा लगा। फादर मोंटसेराट के चमगादड़ जैसे पंखों ने उसे घेर लिया और उसका रूप हथेली के आकार के काले चमगादड़ों में बिखर गया। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले डांस में वे चमगादड़ प्राइड आर्मर के पीछे मंडराने लगे और फिर से फादर मोंटसेराट के रूप में बन गए, जो एक गंदी झिल्ली से ढका था। फादर मोंटसेराट का शरीर फैल गया और वो एक विशाल भालू में बदल गया। उसकी हथेलियों से तेज नाखून निकले, जिन पर रहस्यमयी पैटर्न उकेरे हुए थे। एक शक्तिशाली वार के साथ उसने प्राइड आर्मर की पीठ पर 5 गहरे घाव बना दिए, जिससे उसका खोखला अंदरूनी हिस्सा दिखने लगा। प्राइड आर्मर जम गया और हवा खुद स्थिर होती प्रतीत हुई। इससे पहले कि फादर मोंटसेराट दूसरा हमला कर पाता, उसने देखा कि सिल्वर व्हाइट फुल बॉडी आर्मर बिना किसी चेतावनी के मुड़ रहा था। हथौड़े, कुल्हाड़ी और रोशनी से बने कोड़े इकट्ठा करते हुए उसने पागलपन की हद तक फादर मोंटसेराट पर प्रहार किया। फादर मोंटसेराट ने खुद को नीचे झुकाया। साफ हो चुकी जमीन की ओर सिकुड़ते हुए वो काल्पनिक ओक के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। उसके नीचे की जमीन धंस गई, जिससे एक दरार बन गई। उसी क्षण लुमियन ने हुर्रिकेन ऑफ लाइट का अंत महसूस करते हुए वापस अंधेरे में टेलीपोर्ट किया। उसे आश्चर्य हुआ कि फादर मोंटसेराट बिना किसी चोट के खड़ा था, लेकिन उसने ब्राउन प्रीस्ट के कपड़े नहीं पहने थे। लुमियन ने बिना डरे अपने ट्रैवलर सा बैग से सिम्फनी ऑफ हेट्रेड बॉर्न फ्लूट निकाल ली। उस पल का फायदा उठाते हुए जब प्राइड आर्मर ने फादर मोंटसेराट को उलझा रखा था और आवाज को बाहरी दुनिया तक जाने से रोक रखा था, लुमियन ने पोर्ट सांता के विभिन्न उत्सवों से सीखी गई एक धुन बजाने का लक्ष्य रखा, जिसे एक अर्थ मदर सेंट ने भरपूर फसल के लिए तैयार किया था। आमतौर पर लुमियन फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता, टेलीपोर्ट होकर पास जाता, एक मुक्के के माध्यम से फादर मोंटसेराट में कुछ इच्छा या भावना जगाता और फिर फ्लॉग के बाद के असर को ट्रिगर करने के लिए सिम्फनी ऑफ हेट्रेड बजाता। हालांकि लुमियन ने इस रटे रटाए तरीके को छोड़ दिया। मैदान में उस अजीब काल्पनिक ओक के पेड़ ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। फादर मोंटसेराट ने एक अदृश्य बच्चे को पकड़ रखा था, जो संभवतः चाइल्ड ऑफ गॉड था। फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने से ध्यान आकर्षित हो सकता था और खतरा बढ़ सकता था। अगर ग्रेट मदर ने इसे महसूस कर लिया और चाइल्ड ऑफ गॉड को उसका सामना करने के लिए इस इल्यूजनरी रियलिटी बैरियर को तोड़ने की अनुमति दे दी, तो परिणाम भयानक होंगे। इसके अलावा लुमियन को शक था कि मोंटसेराट जैसे पाखंडियों में स्पष्ट मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। सिम्फनी ऑफ हेट्रेड को सीधे बजाना इस कमजोरी का फायदा उठा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने और मिस्टर के ने दूसरों को सिम्फनी ऑफ हेट्रेड बजाते हुए सुनकर नफरत की थी। कौन सी कमजोरी ट्रिगर होगी या उसके बाद क्या बदलाव आएंगे, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण लुमियन ने अनिश्चितताओं के साथ आगे बढ़ने की योजना बनाई। जैसे ही लुमियन ने सिम्फनी ऑफ हेट्रेड को अपने होठों तक पहुंचाया, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वाह! उस प्रेत जैसे बच्चे की चीखें गूंजी, जो उससे महज कुछ इंच की दूरी पर थीं। हे। बच्चे की चीखें हंसी में बदल गईं, मानो वो लुमियन के साथ किसी दिलचस्प खेल में लगा हो। एक अवर्णनीय आकड़न ने लुमियन को जकड़ लिया, जिससे वो पल भर के लिए जम गया। एक ठंडी आभा उसके शरीर में समा गई, जो धीरे धीरे उसके पेट तक फैल गई। जैसे ही उसका जीवन कम होने लगा और उस ठंडी आभा के साथ मिलने लगा, उसके कान में वो बच्चा कभी शोक भरी चीखों और कभी खुशी भरी हंसी के बीच डोलने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लुमियन ने अपनी चेतना को अपने दाहिने हाथ में डाल दिया, जिससे ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर का बचा हुआ ब्रांड एक्टिवेट हो गया। लुमियन से एक हिंसक और उन्मत्त आभा निकली, जिसने उसे बिना किसी कंप्रेशन स्ट्रेंथ के ही विशाल बना दिया। हवा में एक साफ महसूस होने वाली खून की प्यास भर गई। उस अदृश्य बच्चे की चीखें और हंसी अचानक रुक गईं और लुमियन के शरीर में समा रही वो ठंडक उस जलती हुई सनसनी के नीचे गायब हो गई। वो अंधेरा वीराना डगमगा गया और उसमें एक मध्यम चमक आ गई। लुमियन ने कंट्रोल में रहते हुए एक्टिवेशन को समाप्त किया और खून के रंग के छेदों वाली काली बोन फ्लूट को फूंका। एक ध्यान देने योग्य उल्लासपूर्ण धुन गूंजी, जिसने फादर मोंटसेराट को प्राइड आर्मर के साथ लड़ाई में फंसा हुआ चौंका दिया। उसका चेहरा अवर्णनीय पीड़ा में बिगड़ गया। सिल्वर आर्मर को रोशनी के एक डंडे का इस्तेमाल करते हुए देखकर फादर मोंटसेराट ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और दुश्मन के पैरों की ओर इशारा किया। अनगिनत बेलें, घास और पेड़ की शाखाएं तेजी से उगीं, जिसने प्राइड आर्मर को जकड़ लिया और उसकी हरकतों को रोक दिया। शाखाओं के टूटने और बेलों के फटने के शोर के बीच प्राइड आर्मर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा। उलझनों के कारण उसकी रफ्तार धीमी हो गई। फादर मोंटसेराट की नजरें लुमियन से मिली और उसने दर्द भरी पुकार में चिल्लाया, भागो! चाइल्ड ऑफ गॉड को मारा नहीं जा सकता। भागो? क्या? लुमियन को एहसास हुआ कि फादर मोंटसेराट पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और होश में लग रहा था। उसकी नज़र में वो गर्माहट और घर जैसा एहसास था, जिसकी जगह पीड़ा और संघर्ष ने ले ली थी। भागो! मेरी तरफ से अर्थ मदर से माफ़ी मांगना। फादर मोंटसेराट उन्माद में चिल्लाया।
उसका नग्न रूप एक असामान्य बदलाव से गुजरने लगा। अंग जो क्रिएशन और इंक्यूबेशन के सिंबल्स थे, उस पारभासी गंदी सफेद झिल्ली के नीचे से निकलने लगे, जो एक भयानक प्रदर्शन में आपस में उलझ रहे थे। अर्थ मदर से माफी मांगना। लुमियन धुंधली तरह से फादर मोंटसेराट की वर्तमान स्थिति समझ गया। उसका करप्शन अधूरा लग रहा था। उसमें एक हिस्सा बचा था जो अर्थ मदर में विश्वास पर टिका था, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गई थी। आमतौर पर सामान्य व्यक्तित्व करप्ट व्यक्तित्व द्वारा दबा हुआ रहता था। क्या ये वही समस्या है जिसे सिम्फनी ऑफ हेट्रेड ने ट्रिगर किया है, जिससे फादर मोंटसेराट के सामान्य व्यक्तित्व को अस्थायी रूप से फायदा मिला और उसने अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा लिया? लुमियन ने आह भरी, लेकिन इसने उसे क्रिम्सन फायरबॉल्स बनाने से नहीं रोका जो लगभग सफ़ेद थे। उसने उन्हें उस म्यूटेटेड फादर मोंटसेराट की ओर छोड़ दिया। मोंटसेराट का चेहरा रूखेपन और पीड़ा के बीच बदलता रहा। उसका शरीर कभी बचने की कोशिश करता तो कभी खुद को रोकने की। पूरी ताकत के साथ वो चिल्लाया, चाइल्ड ऑफ गॉड को मारा नहीं जा सकता, केवल बैनिश किया जा सकता है। जैसे ही फादर मोंटसेराट बोला, वे क्रिम्सन फायरबॉल्स जो लगभग सफ़ेद थे उस पर फट पड़े। सिल्वर वाइट प्राइड आर्मर ने बेलों और शाखाओं की बाधा को तोड़ दिया और रोशनी से बने एक डंडे के साथ आगे बढ़ा। रंबल। फायरबॉल के धमाके के बाद गिरे हुए फादर मोंटसेराट ने अपने शरीर पर कंट्रोल पा लिया और ज़मीन के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा। उसी क्षण लुमियन काली बोन फ्लूट लहराते हुए उसके पीछे प्रकट हुआ। लुमियन सीधे विस्फोट के केंद्र में टेलीपोर्ट हुआ। उसे उस भयानक शॉकवेव से होने वाली संभावित गंभीर चोटों की परवाह नहीं थी। वो फायरबॉल सिर्फ एक धोखा था। असली घातक हमला जो उसने तैयार किया था वो सिम्फनी ऑफ हेट्रेड था। पफ्ट। लुमियन ने खून के रंग के छेदों वाली उस काली बोन फ्लूट को फादर मोंटसेराट की छोटी होती गर्दन में घोंप दिया। रंबल। फैलती हुई लपटों ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।